अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, होप सो यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। और आपको पता है वी आर इन द मिड ऑफ द वीक, तो आज के वीक का शो गुड मॉर्निंग पब्लिक आप सबके सामने मैं हूं सोहा अफजल और मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह। तो फौरी तौर पर इस्लामाबाद चलते हैं और फिर आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। सबसे पहले हरमीत पाजी आपको अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर, कैसे हैं आप, हाल चाल क्या है आपके? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक और आप तो लग रही हैं माशाल्लाह रेड रेड पूरी की पूरी। लेकिन आप भी देखिए ना, ब्लू विदाउट यू, अब आप मुझे बता दें विदाउट यू क्या है। खैर, लेकिन अच्छे लग रहे हैं, ब्लू कलर बहुत सूट कर रहा है आपको। लेकिन आज के अगर हम दिन की बात करें तो आज सूरज बिल्कुल जी दर्शन करा दिए सूरज ने हमें। लाहौर का मौसम लग रहा है कि आज सुबह से थोड़ा गर्म होगा, लेकिन कल भी हरमीत पाजी सूरत हाल यही थी। सुबह के टाइम में मौसम थोड़ा सा गर्म था, लेकिन रात को जो तूफानी बारिश हुई है लाहौर में और जो मौसम बेहतरीन हुआ है, उसके बाद सबका मूड खुशगवार हो गया। बल्कि ईद की तैयारी हमने और जोरों शोर से शुरू कर दी है। लेकिन ईद के साथ साथ हरमीत पाजी एक और चीज इसकी तैयारी हो रही है, वो है इलेक्शंस। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। और अब बड़ी एक आज से 4 से 5 दिन बाद एक बड़ी ज़हनी और आपने तो फरमाया कि हम एक तरफ तो हम देखते हैं कि जिस तरह कल लाहौर में हमारे बहुत सारे दोस्तों ने स्टेटस लगाए थे और मजे की बारिश हो रही थी, लेकिन इसी के साथ साथ आप इस्लामाबाद में कल बारिश नहीं हुई। लेकिन हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ऐसे इलाके, क्योंकि गंदम तैयार है, गंदम पक चुकी है और जो तस्वीर हमारे सामने आती हैं, कुछ तस्वीर हिंदुस्तान के पंजाब से आ रही थी, कुछ पाकिस्तानी हमारा जो पंजाब है यहाँ से आ रही थी, वो यकीनन दिल दहलाने वाली भी थी। क्योंकि किसान जो है पूरा साल जो है वो मेहनत करता है, ज़मीन का सीना चीर कर वो जो फसल बोता है, वो फसल जब पकती है तैयार होती है और अचानक बारिशें आ जाएं तो बहुत तकलीफ होती है। और यकीनन मुझे ये एक्सपीरियंस मुझे पर्सनली इसलिए क्योंकि जब मेरी फिल्म बन रही थी किसान, तो उसमें जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे थे और बिल्कुल एक रियलिस्टिक अप्रोच थी हमारी उसमें, तो मुझे एहसास था कि किसान किन किन मराइल से गुजरते। तो यकीनन हमारे यहाँ तो मौसम अब की बात दुरुस्त है कि हम खुशगवार समझ लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही मौसम दीगर बहुत सारे किसान जिन्होंने पूरा साल मेहनत की होती है, वो अब वो जो तस्वीर आती हैं वो यकीनन तकलीफ दे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो ये जहमत नहीं बल्कि रहमत बन के ये बरसाए बारिश। और आपने कहा, आपने फरमाया कि अभी इलेक्शन कमीशन ने भी ऐलान कर दिया है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है सोहा, अब 10 तारीख को 21 अरब रुपया देना है। राना सनाउल्लाह साहब इनकारी नजर आते हैं, ऐसे में हुकूमत भी कहीं ना कहीं इनकारी नजर आती है। तो हमें ऐसा लगता है कि दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि इमरजेंसी जो है वो कहीं ना कहीं नाफिज हो सकती है। यानी अंदाजा आप लगा ले कि यही जमहूरियत का राग अलापने वाले जो हैं, बेशर्मी की आप इंतहा कहें या आप ये समझे कि कहीं ना कहीं मैदान से भागने वालों की हद यहाँ तक पहुँच गई कि वो इमरजेंसी को दावत खुद दे रहे हैं, तो अंदाज़ा आप बुखलाहट से लगा सकते हैं। बहरहाल हमारी कोशिश है, हमारी दुआएं हैं कि हमारे मुल्क में ये जो लोली लंगड़ी जमहूरियत है ना, ये बेहतर है। इमरजेंसी नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सूरत हाल वर्ष से वर्ष होने से बचाने के लिए ही इलेक्शन से एक वाहिद वे आउट सुप्रीम कोर्ट को लगा। तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहकामात सादिर किए गए, ना सिर्फ बल्कि इलेक्शन कराने के लिए पंजाब की बात की गई बल्कि शेड्यूल भी जारी किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद आपको पता है कि फिर फैसला जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी आया, शेड्यूल जारी किया गया। 10 अप्रैल जो है उसकी तारीख दी गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हुकूमत को इस वक्त बड़ा चैलेंज ये है कि वफाकी हुकूमत ने 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को देना है, चूँकि 11 अप्रैल को ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमा कराई जाएगी कि पैसे अगर आए हैं तो किस तरह से आए हैं, कितने आए हैं, किस्तों की सूरत में आए हैं, या अदायगी हुई भी है नहीं हुई। और अगर अदायगी नहीं होती तो फिर हुकूमत को सामना करना पड़ सकता है बहुत सारी कार्रवाइयों का, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खैर की जा सकती है। लेकिन अगर हम इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी की बात करें तो उसकी तारीख भी आपको पता है कि उसकी तारीख दी गई है आपके पास 10 अप्रैल, उसकी तारीख भी 10 अप्रैल ही है। लेकिन ये जो अपील ट्रिब्यूनल है और इन अपीलों पर जो समाअत होगी, इन अपीलों पर जो आप देखते हैं आगे प्रोसीड किया जाएगा, उसकी तारीख 17 अप्रैल दी गई है। जबकि अगर हम 20 अप्रैल की बात करें तो आपकी जितनी भी दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं उनको वापस लेने की आखिरी तारीख होगी 20 अप्रैल। तो ये चीज़ें बहुत क्विकली हो रही हैं क्योंकि इसका इंतजार हमने बहुत देर किया है। अब देखना ये कि हुकूमत इनकारी है इलेक्शन कराने से, तो उनकी जानिब से क्या किया जाता है। अगर मरीम नवाज के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स की बात करें तो हरमीत पाजी आपको पता है कि वो ऑन एंड ऑफ इस तरह की स्टेटमेंट्स देती रहती हैं। और आज की स्टेटमेंट उनकी फ्रेश जो है वो ये है कि ये अक़लियती एक फैसला है जिसको नहीं मानते, क्योंकि अक्सरियत जो है सुप्रीम कोर्ट की वो नहीं मानती इस फैसले को। तो फिर हम इस अक़लियती फैसले को कैसे माने? हम भी नहीं अंदाजा लगा लें कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का एक शख्स का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है जो फैसला देती है आइन और कानून के मुताबिक देती है। अब ना मानना
जाहिर बात है फिर वही सब कुछ होगा। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि नून लीग की जानिब से जिस किस्म के बयान दिए जा रहे हैं, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो अब अपने आप को भी अदालत के तौर पर ही, अदालत से ही अपने आप को नाअहल करवा के अपने आप को सियासी शहीद करवाना चाह रही है। लेकिन एक और चीज़ जो हमने देखा है कि एक तरफ जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जब इनके मामला तय हुए और फिर लंदन से जो बयानिया बिल्ट होना था, वो बयानिया यही था कि अब हमारा, क्योंकि जनरल बाजवा की तस्वीर आपने देखा कि मरियम नवाज साहब ने हटा दी, उस सवाल पर भी वो जवाब देने से हमें हमेशा लगता है कि वो कासिर नजर आती हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ फोकस यही है कि हम अगर बयानिया बिल्ड करते हैं तो वो अदालत की तरफ होगा, अदालत पर ही हमारा फोकस होगा और अदालत को ही टारगेट किया जाएगा। क्योंकि हमने माजी में देखा चीफ जस्टिस जो साकिब निसार साहब थे साबिक, उनकी जानिब से जिस किस्म के नून लीग के खिलाफ इक़दामात किए गए और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा नुकसान नून लीग को उठाना पड़ा है। तो अब कोशिश यही कि इनका फोकस, इनका झगड़ा जो है वो अदालतों के साथ होगा। एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो इनके मामला पहले से तय हो चुके हैं जब से हुकूमत आई है। सो अब फोकस यही है और इसी को बयानिया बिल्ड करके ये अवाम में जाएंगे। लेकिन जो बयानिया बनाना है या डिलीवर करना है, इसमें हमेशा हमने देखा कि मुसलसल 13 जमातें एक बयानिया बनाने में बड़ी नाकाम नजर आई है। लेकिन अब इन्होंने फोकस किया कि यही एक बयानिया लेकर आवाम की तरफ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आवाम इस वक्त जो है जिस किस्म की महंगाई है, जिस किस्म की गैस की प्राइस है, बिजली की प्राइस है, आटा, चीनी, चावल, दालें, तो ऐसे में बयानिया बिल्ड करना, डिलीवर करना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुश्किलात तो हुकूमत के लिए खैर बहुत सारा है, लेकिन अगर मुश्किलात की बात करें तो 10 अप्रैल का चैलेंज हुकूमत का फिलहाल इस वक्त टॉप ऑफ दी ऑल और टॉप प्रायोरिटी पर होना चाहिए। लेकिन देखना ये कि 10 अप्रैल को क्या होगा, हम इस पर डिटेल में बात करेंगे अपने पॉलिटिकल सेगमेंट पे। आज के टिपिकल रनडाउन की तरफ चलते हैं। सो गुड मॉर्निंग पब्लिक की टॉप स्टोरीज आपसे शेयर करते हैं कि आज के टॉप स्टोरीज में मतलब पूरे 2 घंटे में हमने आपसे क्या क्या शेयर करना है। ऑब्वियसली जिसे हमने अपने दिन का आगाज़ किया, जिसे प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसे मैंने और पाजी ने बोलना शुरू किया, वो है सियासत। तो सियासत पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के बाद आपको पता है कि फैसला आ चुका है या आप कहें कि अहकामात जारी किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। शेड्यूल और आपकी कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख, उसके बाद उनकी अपीलों की तारीख, दरख्वास्तें वापस लेने की तारीख, हर किस्म के शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है। लेकिन हुकूमत फिर भी इनकारी है। खैर, इसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज़, अगर हम इमरान खान साहब की बात करें तो वो इस फैसले को खुशाइन करार दिया है, बड़े खुशामदीद किया इस फैसले को उन्होंने। लेकिन साथ साथ एक स्टेटमेंट उनकी ये भी आई है कि आप मुझे बता दें कि इलेक्शन अगर हम नहीं कराते तो पाकिस्तान को इसमें क्या फ़ायदा है। एक और बात जो उन्होंने की वो ये कि अगर इस्टेब्लिशमेंट मुझे इस हवाले से कोई रोड मैप दे दे कि पाकिस्तान जो डूबता चला जा रहा है, जो तबाही की तरफ जा रहा है, अगर कोई रोड मैप आपके पास है तो मुझे बताएं, हम अक्टूबर तक इंतज़ार कर लेंगे। ये कोई स्टेटमेंट कल की है इमरान खान साहब की जो कि उन्होंने जारी की है। अगर कोई रोड मैप आपके पास है तो हमें दे दें, मुझे इंतजार करने में कोई मसला नहीं। खैर, अलबत्ता इस फैसले की अगर बात की जाए तो कल यौम तशक्कुर भी मनाया गया है पीटीआई की जानिब से। और अगर हम लिबर्टी चौक की बात करें लाहौर में, तो वहाँ पर काफ़ी रश था, काफ़ी क्राउड था, लोग बड़ी तादाद में वहाँ जमा हुए थे। और अगर पीटीआई की आला क़यादत की बात की जाए तो वो भी वहाँ पर कल मौजूद थी। और उसके लोगों की अगर बात करें तो हरमीत पाजी, यौम तशक्कुर हो, इलेक्शन आने का फैसला हो या कोई भी चीज़ हो, अवाम जो है लोगों का जम्मे गफीर जमा हो जाता है पीटीआई की कोई एक्टिविटी हो। कल मैंने खुद देखा, ऑब्वियसली मैं बहुत अच्छा, ये एक और चीज जो है सबसे बड़ा आप देखें ना कि पीडीएम के लिए भी मसला बना हुआ है कि एक तरफ इमरान खान वहां से जमान पार से बैठते हैं, वीडियो लिंक के जरिए वो पैगाम देते हैं। और मैंने ये देखा, बल्कि मैंने कवर किया, इसमें कोई शक नहीं कि मैं भी जाता रहता हूँ इस्लामाबाद के जो F9 पार्क है, वहां पे बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई होती हैं। और वहां पे एक और चीज जो मैंने जितने भी जलसे कवर किए, चाहे वो पीडीएम के हों या तहरीक इंसाफ के, तो इसमें फर्क वाजे तौर पर ये होता है कि वहां पे बंदे लाए जाते हैं और वो बंदे, आप उनसे जब गुफ्तगू करते हैं तो वो बात करना भी बड़े बड़े मुश्किल से, टेलीविजन या कैमरे के सामने बात करना भी उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन इसमें मैंने ये देखा है कि बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं या मजदूर तबके से जो लोग हैं, वो खुद आए होते हैं और बड़े जोश वलवला, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ देखने के लिए आते हैं कि क्या हो रहा है, लोग जो जज्बा है। तो कल हमने देखा कि पेशावर, सवात, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, दीगर शहरों में भी इसी तरह स्क्रीनें लगाई गई थी और लोगों ने जो है पूरी की पूरी तकरीर इमरान खान साहब की सुनी और भरपूर शिरकत की। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त पीडीएम के लिए कि हम तो आते हैं लेकिन लोग निकल नहीं आते हैं और ये वीडियो लिंक के जरिए बैठ जाते हैं और वहाँ से तकरीर शुरू कर देते हैं और पूरा पाकिस्तान सुन लेता है। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इलेक्शन के मामलात पर भी इनको तहफ़्फ़ुज़ात है और इलेक्शन से दूरियाँ जो इख्तियार की जा रही है, उसमें भी ये बात वाज़ेह है।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस यौम तशक्कुर की अगर हम बात करें, आवाम को पुल करने का जो एक टैलेंट इमरान खान साहब या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो वहाँ पर आने वाली आवाम है वो इतनी वोकल होती है कि बाजू का जो वायरल क्लिप हम देखते हैं, आवाम हर तबके से, पहले ये कहा जाता था ना पाजी कि बेसिकली आप सिर्फ बर्गर बच्चों को ही वहाँ देखते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो भी ज़मान पार की सिचुएशन रही है उसके बाद की जो एक्टिविटीज़ रही है उसमें हमने हर तरह के बंदे को पाकिस्तान तरीके इंसाफ के क्राउड में देखा है। खैर लोग जो है वो जाना पसंद भी करते हैं, जाते भी हैं, देर वेरी वोकल अबाउट दिस। अपने तमाम तरह नज़रिए के बारे में अगर बात की जाए, मुल्क की सूरत हाल के बारे में बात की जाए, तो हर बारे में वो बात करना जानते भी हैं और बात करते भी हैं। अवाम बाशऊर हो गई है। खैर आगे बढ़ते हैं। हमने आज की टॉप स्टोरीज में आपको भी बताना है कि जी जो आप अगर इफ्तार टेबल की बात करें, अगर दिन में कोई भी डिनर आप प्लान कर रहे हैं या लंच प्लान करें, आजकल आपकी जो दावतें होती हैं जहाँ पर बहुत सारे खानों का एहतमाम होता है, वहाँ खानों के साथ साथ एक चीज़ पाजी जो हम नहीं भूल सकते वो है कोल्ड ड्रिंक्स। बच्चे, मुझे लगता है छोटे बच्चों को फीडर में भी जो हम दूध की बजाय कोल्ड ड्रिंक्स डालकर देने का जो रुझान माओ ने डाल दिया है, और बच्चों को दूध के टेस्ट का नहीं पता होता, अच्छा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के टेस्ट का पता होता है। बच्चे तो हैं, बच्चे मैंने बुजुर्ग भी ऐसे देखे कि खाना नहीं खाते हैं, वो कहते भाई पहले कोल्ड ड्रिंक रखो फिर खाना खाएंगे। तो ये रुझान अब बच्चों में नहीं बुजुर्गों में भी हमें देखने को लेकिन आपको पता है पाजी, मतलब अगर डॉक्टर्स के पास जाओ तो वो कहते हैं कि ये वो जहर है जो इतना मीठा है, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि आपको समझ ही नहीं आती कि आहिस्ता से कैसे आपको स्लो पॉइजनिंग की तरफ लेके जाता है, और फिर जिंदगी में रिवर्स गियर कोई नहीं लगना भाई। तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो कैसे पीनी चाहिए, कितनी पीनी चाहिए, कितनी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि एक चीज़ बनाई है तो हमारे लिए बनाई है, अब हम तो उस पर चढ़ ही गए हैं। खैर लेकिन इस सूरत हाल को हम आज ने डिटेल में डिस्कस प्रोग्राम में कि कोल्ड ड्रिंक्स कितनी नुकसानदेह हो सकती है। खास तौर पर अगर आप रोज़े की बात करें तो अगर आप इफ्तार पे जा रहे हैं और 7 दिन का आपका रोज़ा है और उसके बाद आप इफ्तार करके फ़ौरन ही गड़ागड़ पीजिए कोई एक आधी कोल्ड ड्रिंक, तो फिर क्या आपके अंदर के सिस्टम का हाल होगा, ये हम आपको आज बताएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एक और चीज़ जो मैंने बहुत देखी है, एक कॉमन प्रैक्टिस है मीत पाजी, आप भी शायद इसको सेकंड करें। आजकल के बच्चे जो चीज़ बचपन में सबसे ज़्यादा सीखते हैं, या एक जो लफ्ज़ सबसे ज़्यादा सीखते हैं वो है ना। क्योंकि आजकल की माएँ बच्चे ऑब्वियसली इन्वायरमेंट की वजह से और बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनकी वजह से, कोई बच्चा कोई काम कर रहा होगा, खेलने बैठ जाएगा ज़मीन पे, हम बोलेंगे नो ये नहीं करना, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, हम इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो जो बच्चा सबसे ज़्यादा लफ्ज़ सीखता है बचपन में एक तहकीक के मुताबिक वो है ना। तो बच्चों को नज़्म सब सिखाने के लिए, उन्हें सिविलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए हम कितना ज़्यादा उनको मना करते हैं या कितना प्रेशराइज करते हैं, कितना हम उनको कहते हैं कि यू बिहेव टू लाइक दिस, यू बिहेव लाइक दिस। भाई वो बच्चा है, उसने थोड़ा बहुत अपना बचगाना दिखाना है, थोड़ा बहुत बचपन दिखाना है, थोड़ा बहुत स्ट्रबन, वो भी आपको पता है। और बचपन वैसे भी बहुत ऐसा खूबसूरत ज़माना होता है जो बहुत कम टाइम के लिए होता है, और फिर याद करते हैं, आज हम अपना बचपन याद करते हैं कि हाँ बहुत सारी चीज़ों से हमें भी जो रोका जाता था, बहुत सारी चीज़ों से डांटा जाता था, तो हम कहते हैं कि भैया थोड़ा सा तो टाइम है, बच्चों को एंजॉय करने दें। हाँ, लेकिन मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको स्पॉइल करें, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि आप उन्हें बिल्कुल मना ना करें, तमीज़ सिखानी चाहिए। लेकिन जो बच्चों पे प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया है कि अगर आपने किसी इन्वायरमेंट में जाना है, किसी दूसरी के दावत पे जाना है, घर जाना है, तो यू बिहेव लाइक दिस, तो ये बच्चों पे जो आजकल हमने प्रेशर डाला हुआ है उन्हें नज़्म सब सिखाने के लिए, वो उनके ज़हनी दबाव का शिकार बनता है। तो ये किस तरह से बच्चों को सिखाना चाहिए, इस पर हमने एक डिटेल सेगमेंट रखना है कि नज़्म सब सिखाने के लिए डंडा ना पकड़ लें, थोड़ा प्यार से भी आप सिखा सकते हैं। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खानों की हम बात करते हैं, तो जब हम खानों की बात करते हैं, खाबों के शौकीन लाहौरियों की बात करते हैं, तो जनाब लाहौरियों से आगे भी कोई है, और जो लाहौरियों से आगे गेस व्हाट हरमीत पाजी, वो कौन है? वो गुजरावालियंस हैं। मतलब गुजरावाला के जो लोग हैं वो खाने का जो इत्तेमाम करते हैं, नाश्तों के हवाले से जो मशहूर हैं। इफ्तार की अगर हम बात करें तो उनका इफ्तार डिनर जो है वो देखने वाला होता है। ओ माय गॉड, मुझे लगता है वो अपनी सहरी भी इफ्तार में कर लेते हैं। लेकिन एक ज़बरदस्त सी रिपोर्ट है जो हमने आपको दिखानी है कि वो किस तरह से इफ्तार का इत्तेमाम करते हैं। सो हम इसको अपने प्रोग्राम में लास्ट में शामिल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर नहीं है, बहुत सारी खबरें हैं, और खबरें आपको पता है डेली डोज। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ द डे। सो गुड मॉर्निंग पब्लिक, आज का डेली डोज जो है, पहली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी क्यूट, बड़ी प्यारी सी है। आपको पता है पेट रखने की जब बात आती है ना, दिमाग में किसी के भी सबसे पहले ख्याल आता है बिल्ली। लेकिन कुछ बिल्लियाँ ऐसी होती हैं जो ज़बरदस्ती पालतू हो जाती हैं। मतलब आप उनको पेट ना भी रखें, अगर आप किसी घर की बात करें, बाज़ घर में बाहर मोहल्ले से आने वाली कुछ बिल्लियाँ पालतू हो जाती हैं। मस्जिद की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी कुछ बिल्लियों को जाने का बड़ा शौक होता है, और ऐसी कुछ मोहल्ले की बिल्लियाँ या जो पेट नहीं होती
उनका बड़ा शौक होता है कि भी घर में रहे और घर वाले हमारा ख्याल रखें, क्योंकि उनको भी पता होता है कि जो पेट होते हैं दे आर जस्ट लाइक अ बेबीज, क्योंकि उनको बड़ा प्यार से रखा जाता है। खैर ये वीडियो जो हमने आपको दिखानी है, ये दिखाई जाएगी वीडियो जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तरावी की नमाज हो रही है जनाब, और तरावी की नमाज के दौरान इमाम जो मस्जिद है वो तरावी पढ़ा रहे हैं, मसरूफ़ हैं, तलावत कर रहे हैं बड़े नमाज से, बड़े खुशु खुजू होके, लेकिन जनाब बिल्ली ने छलांग लगाई, पहले उनके हाथ पे चढ़ी, फिर उनके कंधों पे चढ़ गई और फिर तो सर पे बैठ गई, लेकिन बिल्ली ने भी पूरी तरावी अदा की है। और ये वीडियो कल से सोशल मीडिया पे बड़ी गर्दिश कर रही है, बड़ी वायरल हो रही है। और देखिए आपके ओब्वियसली आप, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और आप देखें कि इमाम साहब जो हैं वो बिल्कुल भी जो है अपने इबादत में उसी तरह मशगूल हमें नजर आते हैं, और उसी तरह उस बिल्ली को भी उन्होंने बड़े प्यार से, वो बिल्ली जिस किस्म से क्यूट हरकतें कर रही हैं, बड़े मजे की, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ तरावी पढ़ाने पे है। और बड़े मजे की वीडियो है, मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। और वैसे में आपने बात की तो हमारे जो देहात के घर होते हैं, गांव के, वो बड़े खूबसूरत बड़े से होते हैं। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं कि वो चारपाइयां पड़ी होती हैं और उसी में सो जाते हैं, जो सहन में होती हैं, जिसे वेड़ा भी कहते हैं पंजाबी में। जी जी। तो मुझे याद है कि मैं जब सो जाता था वहां पे, तो रात को एक बिल्ली आके मेरे साथ आराम से सो जाती थी। सुबह देख के भी हैरान हो जाता कि भैया ये कहाँ से आ गई। वैसे आपने दुरुस्त फरमाया। और जिस तरह वीडियो में देखते हैं, हाँ एक और चीज, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जिसमें बिल्ली, अगर यहाँ पे देखें ना, हमारे यहाँ तो बिल्ली हमें देखे ऐसे भाग जाती है, पूरी तेज से निकल जाती है वहां से। और वैसे भी हमारा रवैया बड़ा खतरनाक भी रहा है कभी कभी। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ममालिक मैंने देखे हैं कि वहां पे बिल्ली की बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है और बड़ा ख्याल रखा जाता है। ये चीज मैंने देखी है। लेकिन आप ये देखें कि तरावी हो रही है और बिल्ली ने कहा कि अच्छा मैं भी आज इमाम साहब को छेड़ लेती हूँ। लेकिन मजे की है वीडियो वैसे, और इमाम साहब जो है वो बिल्कुल मगन है अपने तरावी पढ़ाने में। नहीं हरमीत पाजी, तरावी में बिल्कुल उन्हें खलल नहीं डाला और वो इस तरह से तिलावत करते रहे, उस तरह से खुशू खुजू से वो उन्होंने पूरी अदायगी की। लेकिन साथ साथ उन्होंने पूरा रिस्पॉन्ड भी किया है। वो जब उनके हाथ पे चढ़ी, उसको सहलाया, उसको पकड़ा, उसको प्यार किया, फिर वो सर पे चढ़ी, उन्होंने, बिल्ली ने भी प्यार किया। लेकिन आप एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर पाकिस्तान की बिल्लियों की बात की जाए या अगर यहाँ पे जो बिल्लियाँ होती हैं, आपको पता है वो बिल्लियाँ इतनी फ्रेंडली भी नहीं होती ना। अब ये भी तो देखिए बिल्लियों का भी कसूर है। अगर आप मुख्तलिफ ममालिक का विजिट करें, डराया बहुत है ना, हमने डराया बहुत है। लेकिन आपको पता है हरमीत पाजी, बिल्लियों के मामले में हम बड़े सुपरस्टिशियस भी हैं। आपको पता है घर में बाज़ बिल्ली रो रही हो ना, तो घर के बड़े कहते हैं रोना नहीं चाहिए बिल्लियों को। हाँ, काली बिल्ली रास्ता काट दे तो जी अब आप तो गए काम से। तो हम ये बिल्लियों को लेके ना सुपरस्टिशियस भी बहुत है। अच्छा, ये चीज मैंने सिंध में बहुत ज्यादा देखी है, काली बिल्ली वाले का रास्ता काट गई और पता नहीं क्या। लेकिन बहरहाल आप सुपरस्टिशियस है, उससे निकलना टाइम लगता है। और बहुत सारी ऐसी कहानियां हमारे आगे पीछे होती हैं जिसके बारे में, भाई फ्ला टाइम झाड़ू नहीं लगाना है, फ्ला टाइम कपड़े नहीं धोने, इस किस्म की चीजें भी हमारे सामने आती हैं। लेकिन बहरहाल ये छोटी छोटी चीजें, इसका एक अलग मजा है। और हमारे यहाँ जो बुजुर्ग खवातीन होती हैं, उनका अपना एक लॉजिक होता है, अपना एक डिपार्टमेंट होता है। उस डिपार्टमेंट से जो खबर आती है वो आगे नई जनरेशन तक लेके जाती है कि भैया ये नहीं करना, ये करोगे तो ये हुआ था। अब हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें होती है। लेकिन बहरहाल वीडियो मजे की है वैसे। सोहा हाँ, बहुत क्यूट है। चलें जी, आपने वीडियो कल भी देखी, हमने भी काफ़ी इस पर तबसरा कर लिया है। अब हम भी आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है वो आर्ट से मुंसलिक है। और आर्ट भी ऐसा आर्ट जो सोचें कि आप ऐसे बनता है कि आप इमेजिन करें। वैसे आर्ट के लिए पेंटिंग्स, ब्रशेस, कैनवस, ये चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं। लेकिन आप एक चीपेस्ट वे ऑफ पेंटिंग भी हो सकता है, यानी कीचड़ से ज़्यादा चीपेस्ट क्या होगा, आप सोचें किसी काम का ही नहीं है। लेकिन ये जनाब पेशावर से इनका ताल्लुक है, अरबाब इनका नाम है, और ये कीचड़ से मुजस्मे बनाते हैं। पिछले 20 साल से ये काम कर रहे हैं और दुनिया की तमाम नामवर शख्सियात जो गुजरी हैं, उन तमाम का मुजस्मा इन्होंने किससे बनाया है? कीचड़ से। आप देखिए कि किस किस का मुजस्मा पड़ा हुआ है। खैर उन्होंने ये डोनाल्ड ट्रंप का भी पड़ा हुआ है, और इसके अलावा देखिए आप ये भुट्टो साहब का भी है। मतलब यू नेम इट ना, कि कितने खूबसूरत मुजस्मे उन्होंने बनाए हुए हैं। लेकिन इन तमाम मुजस्मों के बावजूद उनका एक मतलब ये कहना है, जो कि मैं इत्तफाक करती हूँ उनकी इस बात से। हरमीत पाजी, अब आपको पता है कि मौसीकी की अगर हम बात करें तो कोई भी आप आर्ट से मुंसलिक कोई काम कर रहे हो तो मौसीकी कहा जाता है कि आपको मजीद फोकस्ड कर देती है। अब इन आर्टिस्ट का भी यही कहना है कि मौसीकी का मुसव्वरी से और आर्ट से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप ज़्यादा डिवोटेड हो जाते हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। कहते हैं मैं मुसव्वरी करते वक्त मौसीकी लगा कर ये जो मुझे एक कॉम्बिनेशन मिलता है, जो मुझे एक थॉट प्रोसेस मिलता है, जो मुझे एक काम करने का मज़ीद मैं पैशनेट होता हूँ, इस हवाले से वो मुझे बूस्ट करती है।
मतलब मौसीकी यानी म्यूज़िक के साथ ये बनाते हैं। और इनका ये भी कहना है हरमीत पाजी कि मैंने बहुत मुजस्मे बनाए हैं, हिटलर का मुजस्मा मैंने नहीं बनाया और मैंने बनाना भी नहीं था, लेकिन उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई कि फिर मुझे हिटलर का मुजस्मा भी बनाना पड़ा। लेकिन आप देखें कि अब तो लोग इनसे बाकायदा कह के और बाकायदा ऑर्डर करके मुजस्मे बनाते हैं, लेकिन उनका आर्ट है भाई, कितनी नफासत से बना रहे हैं पाजी। आप देखें एक्यूरेट्स। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि एक मुश्किल है कीचड़ से फिर उस तरह काम करना, और फिर वो लोग, और इनके बारे में ये भी बात थी कि हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मरने के बाद थोड़ा बहुत याद किया जाता है, और लेकिन जब वो हयात होते हैं, ज़िंदा होते हैं, तो उनके काम को उस तरह सराहा भी नहीं जाता। और फिर अगर मैं मौसीकी के साथ रिलेटेड बात करूँ, या मैं अगर फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों की बात करूँ, ड्रामा के साथ, तो एज़ कम्पेयर टू दीगर कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है। लेकिन बहरहाल इन्होंने जो मुजस्मे बनाए बड़े खूबसूरत, भुट्टो साहब से लेकर गालिब से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक, फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की, और फिर डिमांड पे बनाना, और वाकई में उन और मुजस्मों को बना के उनको उसी तरह वो जो आप देखते हैं ना जिस तरह बने हुए हैं, और अंदाज़ और वो चेहरे की जो खदुखाल है, वो भी उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भैया बिल्कुल कहीं ना कहीं वही पाजी खड़े हैं, सामने नज़र आ रहे। लेकिन आर्ट है और आर्ट की कदर करनी चाहिए। और आपने मौसीकी की बात की, तो मौसीकी के साथ जो रिश्ता है इंसान का, क्योंकि इंसान जब माँ के पेट में होता है तब एक धक धक की जो आवाज़ आती है, जो माँ के दिल की धड़कने की आवाज़ आती है, तो यही चीज़ आगे जाके जब आप मौसीकी सुनते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो सारी वो धक धक दोबारा जिंदा होती है। और इसी तरह आप मौसीकी के साथ जब आप जुड़े होते हैं तो एक अलग दुनिया में आप मगन होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है उनसे आप बड़ी दूर होते हैं, और कहीं अपनी दुनिया में मगन होकर आप अपने काम में भी ज़्यादा ध्यान आपका होता है। तो मेरे ख्याल में चाहे ड्राइविंग करते हुए, चाहे आप कोई और काम करते हैं, हल्की फुल्की मौसीकी का तड़का हो तो भैया कमाल हो जाए। मैं भी आपको बताती हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। ये हरमीत पाजी इसलिए इस बात को इतना एंडोर्स कर रहे हैं। हमारा शो शुरू होने से पहले भी एक हल्का सा मौसीकी का तड़का लगता है, उसके बाद फिर हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो ये हरमीत पाजी की एक रिवायत है। बाकी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप मौसीकी आपका मूड फ्रेश कर देती है, आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और कहा भी जाता है मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो आप इसको कंट्रोवर्शियल मत कर दीजिएगा मेरी इस छोटी सी स्टेटमेंट को। जो भी लोग मौसीकी सुनते हैं वो इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि येस, हर चीज़ की अपनी इंटेंसिटी होती है, वो इबादत हो, वो अगर रूहानियत हो, या वो अगर मौसीकी हो, तो हर चीज़ की अपनी एक इंटेंसिटी, अपनी एक रूह है, तो उसको उसके रूह के मुताबिक परसीव करें। बिल्कुल। खैर, म्यूज़िक काफ़ी हमने म्यूज़िक के बारे में बात कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है ना, वो बस एक ही स्टेटमेंट है, एक ही लाइन है, मुझ नहीं ते कुछ नहीं। और ये जो मुझ है, अगर ये भी इतनी लंबी हो तो फिर सोचे आलमी रिकॉर्ड बनता है। 2 फीट लंबी मूंछों के मालिक ये शख्स जो है, अब इन्होंने मूंछें तो कम, ये तार ज़्यादा लग रही है, लेकिन खैर इसको इसके लिए मेहनत करना, इसका ख्याल रखना, इसको रोज़ाना मरोड़ना, और उसके बाद फिर आलमी रिकॉर्ड बनाना। जनाब इन्होंने आलमी रिकॉर्ड बना लिया। और क्या वैसे किस तरह से शूट कराया है पाजी, सिर्फ मूंछों को। वैसे सुहा इसमें कोई शक नहीं है, मूंछों का जो है वो ख्याल रखना वाकई में मुश्किल है। और मेरे बहुत सारे से दोस्त जिनको बड़ा शौक होता है, और ख़ासकर हमारे खैबर पख्तूनख्वा में मूंछें रखने का रुझान बड़ा ज़्यादा होता है पठानों में, और उसकी केयर करना भी बड़े आपको टाइम भी देना पड़ता है उसके लिए। और कहीं ना कहीं ऐसे किस्म के तेल होते हैं जो उसके लिए ख़ास उन्होंने रखे होते हैं, और फिर आपने दुरुस्त बनाया कि उसके ये वट लगाना भैया एक अलग कला है ये। लेकिन वो एक फिल्म मुझे याद आ गई, शायद आपने देखी, और अगर नहीं देखी तो लाजमी देखना, बड़ी मज़े की फिल्म है। हिंदुस्तान की शराबी, अमिताभ बच्चन की, और उसमें नथुलाल होते हैं, और नथुलाल पर ये डायलॉग बार बार, बल्कि उसमें नथुलाल की मूछें बड़ी प्यारी होती हैं, और वो अमिताभ बच्चन साहब जो हैं वो बार बार ये बात करते कि मूछें हों तो नथुलाल जैसी, वरना ना हो। लेकिन इधर देखें इस पाजी ने तो नथुलाल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, बड़े मज़े से कमाल की उन्होंने ताव दे के तस्वीर खींची है। वाकई में मुश्किल है, लेकिन कर जाते हैं। आपको पता है ये मुश्किल उन्होंने कितने साल काटी है? मैं बताती हूँ, 30 साल तक वो इन मूंछों को बढ़ाते रहे हैं। आप तो मेहनत की बात कर रहे हैं ना कि मूंछें बढ़ाने में मेहनत बहुत लगती है, और आपको मुख्तलिफ ऑयल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो जनाब ये मेहनत कर रहे हैं 30 साल से, तो लेकिन 30 साल की मेहनत अब आप देखिए रंग ले आई है। रंग कैसे ले आई है? गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे लंबी मूंछ रखने का रिकॉर्ड इनके पास आ गया है।
तो क्रेडिट ऑल गोज टू यू। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है वो दरअसल एक कंपटीशन है। अब कंपटीशन क्या है? घुटनों के बल रेस जीतने का। बच्चों की रेस कौन जीता, ये क्वेश्चन मार्क है। मतलब ये बच्चों की ऐसी रेस है जिसमें बड़ों ने भी पार्टिसिपेट किया है, बूढ़ों ने भी किया है, खवातीन ने भी किया है, और आपने इस रेस को जीतना है घुटनों के बल। मतलब जैसे बच्चे क्रॉलिंग करते हैं वैसे आपने इस रेस में पार्टिसिपेट करना है। हरमीत बाजी, मुझे लगता है यकीनन एक मुश्किल काम है। अगर घुटनों के बल आपको चलना पड़े तो आप फील करें कि बच्चे कितनी मेहनत से क्रॉलिंग करते हैं। और ये रेस जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जो कि अमेरिका की एक रियासत है, वहाँ पे इस रेस को ऑर्गेनाइज किया गया। तो खैर इस तरह की फन एक्टिविटीज होनी चाहिए। अमित पाजी देखिए ना कितनी वैसे तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बच्चे पैदाइशी तौर पर पैदा होने के बाद फिर उनके पास पहला स्टेप यही होता है कि क्रॉलिंग करना। लेकिन इसमें जो बड़ों ने पार्टिसिपेट किया है तो कहीं ना कहीं वो भी ये फील करना चाहते हैं कि हाय बचपन में हम कैसे क्रॉलिंग किया करते थे, कहीं ना कहीं उन यादों में भी चले जाते होंगे। लेकिन वैसे रेस अच्छी है और बच्चे और बूढ़े और जवान और सब मिक्स करके कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि बच्चा जो है वो सबसे आगे जा रहा है भाई। लेकिन आपको पता है, मैं आपको बताती हूँ, ये वीडियो पूरी देखें ना, वो पूरी वीडियो आप देख रहे हैं। एक बच्चा जो है वो रेस का जो फिनिशिंग पॉइंट है उसके पास जाकर एक कदम पहले रुक गया। ओ माय गॉड, उसकी मम्मा, अच्छा इन्होंने ये इस तरह से बनाया हुआ है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे जी वालिद साहब खड़े हुए हैं, जो फिनिशिंग पॉइंट है वहाँ पे वालिदा खड़ी हुई है। अब फिनिश लाइन जो है उसके बिल्कुल उस तरफ आप देख रहे हैं सारी माएँ हैं जो अपने बच्चों से कह रही है बेटा एक कदम बढ़ा लो, बेटा आखिरी कदम है इसको बढ़ा लो, इतनी दूर तक चल कर आए हो तो ये आखिरी थोड़ा और लेकिन नहीं ना, बच्चे किसकी मानते हैं? बच्चे क्यों माने? बच्चों को तो बस बच्चे बन के सच्चे, उन्होंने वही करना है जो उनको समझ आएगा। तो खैर ये जनाब एक पॉइंट से पहले चॉकलेट हाथ में रख लेते तो दौड़े दौड़े आ जाते हैं। वो देखिए ना माए बहुत अच्छा, एक तो बच्चा वापस जा रहा है, आप चेक करें ना, एक बच्चा वापसी का रास्ता उसने अपना लिया कि मैं तो अम्मा के पास ही जाऊंगा। उसने खान साहब की तरह यू टर्न नहीं ले लिया, देखें ठीक कह रहे। उसने कहा मैंने अम्मा के पास जाना, मैंने अब्बा के पास जाना है। खैर ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। अमित बाजी कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, नहीं मैं समझता हूँ कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं पूरे उस माहौल को भी खुशगवार बनाती है और मेरे ख्याल में होनी चाहिए। आपको याद होगा बल्कि इस्लामाबाद में ये कोविड से पहले बहुत ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी बच्चों की जिसमें लोग शिरकत करते थे। और मैं खुद कैमरा लेके रिपोर्टर, नए हम रिपोर्टर बने थे और फिर हमें बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ चलो ये एक्टिविटीज़ जो है इसको कर लेते हैं, कवर करते हैं, इस पर रिपोर्ट बना लेते हैं। तो बड़े मज़े की होती थी इस किस्म की एक्टिविटीज़। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन अब भी हम देखते हैं कि बाहर दुनिया में बहुत सारी चीज़ों के हवाले से काम हो रहा है। और मेरे ख्याल में यही वजह है कि उनके बच्चे जो हैं मेंटली तौर पर बहुत सारी चीज़ों में हेल्दी होते हैं और हेल्दी एक्टिविटीज़, क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं खासकर मोबाइल से ही रिलेटेड हैं। बच्चे हो या बड़े, सब मोबाइल की वजह से कहीं ना कहीं एक कोने में महदूद रहते हैं। लेकिन इस किस्म की एक्टिविटीज़, हेल्दी एक्टिविटीज़ जिसका बारहा हम जिक्र करते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जो माँ, उनके वालिद साहब, उनके पेरेंट्स जाते हैं तो वो भी, उनका मूड भी काफ़ी खुशगवार होता है। ये सब कुछ पता है कैसे होता है? सिर्फ इस फ़ोन को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखने की वजह से। आप फ़ोन को अगर साइड पे रखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा दुनिया अच्छी है, इसके लोग अच्छे हैं, आपके घर वाले अच्छे हैं। अच्छा वैसे सोहा मैंने क्या किया, पिछले गुज़िश्ता हफ्ते ना सैटरडे के दिन आपने फ़ोन की बात की तो हमारे दोस्त है, हम दोनों तीनों निकले और यहाँ से जाते हुए 1-1.5 घंटे की मुसाफत पर उनका एक फार्म हाउस है, वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे थे और हमने फोन भी बंद कर दिया भैया। और यकीन माने वो दिन, वो रात ऐसी सुहानी, ऐसी मजे की रात थी और ऐसी रिलैक्स हो के कि भैया पूरी दुनिया से आप साइड पे हो गए। तो मेरे ख्याल में होना तो ये चाहिए कि फोन से कहीं ना कहीं दूरी जो है आपको बहुत लोगों के बहुत और नेचर के करीब आपको ले आती है। यू नीड अ ब्रेक मैन। मतलब आप इस चीज को देखें कि आपको ब्रेक चाहिए, और ब्रेक किसी चीज से नहीं चाहिए, ब्रेक सिर्फ आपके फोन से चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फोन से। बिकॉज मुझे अब ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। खैर अगली खबर जो है वो इसी से मुंसलिक है तो हम इसको अगली खबर से कनेक्ट कर लेते हैं। अगली खबर जो है वो जापान का एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर हरमीत बाजी खाना नहीं मिलेगा जब तक आप स्मार्टफोन घर रख कर नहीं आएंगे। ऐसा खूबसूरत डिजाइन किया उन्होंने पूरा का पूरा रेस्टोरेंट, लेकिन शर्त क्या है? बशर्त ये कि इफ यू वांट टू हैव सम डिनर, लंच और व्हाटएवर यू वांट, उसके लिए आपको फोन घर छोड़कर आना पड़ेगा। फोन इज नॉट अलाउड इन रेस्टोरेंट, क्योंकि वहाँ के रेस्टोरेंट मालिकान जो है वो जो बनाते हैं शेफ इन खाना वगैरह, उनका ये कहना है कि लोग आते हैं, खाना ऑर्डर कर देते हैं, खाना सामने पड़ा रहता है, बच्चे वीडियो देखते रहते हैं, अम्मा अब्बा फोन पे लगे होते हैं, खाना ठंडा हो जाता
जाता है और हमारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो आपने फ़ोन को घर रख के आना है और इस रेस्टोरेंट का खाना चूँकि बहुत मज़े का है और जिन्होंने खाना है उनको ये शर्त माननी पड़ेगी, और जब वो ये शर्त मानेंगे फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। और आपको पता है हरमीत पाजी, खाने के बारे में भी ये कहा जाता है कि ऑब्वियसली अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको इतनी डिवोशन से करना चाहिए कि उस दौरान कोई और काम नहीं करना चाहिए। आप खाना खा रहे हैं, खाना कितना टेस्टी है, कितना मज़ा आ रहा है, आपका ध्यान ही वहाँ नहीं है तो ना ही वो खाना आपको उस तरह से फ़ायदा दे सकेगा जिस तरह से उसको फ़ायदा देना चाहिए, ना वो टेस्ट दे सकेगा, क्योंकि यू आर इंडल्ज इन योर फोन। सोहा, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से ना बहुत सारे आदत हम खुद अपना सकते हैं। यानी अगर आप महफिल में बैठते हैं तो बेशक दूसरा फ़ोन ना भी बंद करे, आप अपना फ़ोन बंद करके भाई साइड में बैठे गप्पे शप्पे जो जिस महफिल में आप बैठे हैं, जिसको आप चाहते हैं कि उनके साथ वक्त गुजरे, दोस्तों वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। 10 अप्रैल तक की तारीख दी गई है तमाम तर अपीलें जमा कराने के लिए जो कि कागजात नामजदगी की होंगी, लेकिन 10 अप्रैल के लिए और इस आज के 4 दिन बाद हुकूमत के लिए भी वो चैलेंज उतना ही ज़्यादा है, बिकॉज 21 अरब रुपया विफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को देना है इलेक्शन कराने के लिए, लेकिन हुकूमत अभी भी इनकारी ही है और बहुत मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनकी जानिब से। खैर, इस सारे सिनेरियो पर हम डिटेल में बात कर रहे थे। आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट हैं, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर कहिएगा, इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब इलेक्शन कमीशन पाबंद है और इसके लिए तमाम तर तैयारियां कर रहा है, लेकिन हुकूमत की जो स्टेटमेंट आ रही है कि मरियम नवाज की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं ये अक़लियती फैसला है, हम इसको मानते नहीं है, अक्सरियत तो इसके हक में नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो मानते ही नहीं है, वो इनकारी है। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन जो है वो अब हो जाएंगे या दे हैव टू पार्टिसिपेट? देखें, वैसे अब असूली तौर पे, कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे तो ऑप्शन बची नहीं है। इलेक्शन ना कराने की कोई वजह इस वक्त है नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी अपना शेड्यूल जारी कर दी है, उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गई है, चीजें उस तरफ जाना शुरू हो गई हैं। बल्कि कल ही मैं देख रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपनी पंजाब में टिकटों पे मुशावरत शुरू कर दी है, जरदारी साहब ने वीडियो लिंक पे मीटिंग भी की है। तो ये चीजें साथ चल रही है, मगर उसके साथ साथ जो फेडरल हुकूमत की तरफ से जो इशारे मिल रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। कैबिनेट जिस तरह कर रही है और प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह कर रहे हैं, और वो बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि वो सीधा साधा अदालत से टकराना चाह रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चाह रहे हैं, या फिर वो सियासी शहादत चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि हुकूमत कि इतना गंद डाल दिया जाए, इतना एक समेटना मुश्किल हो जाए, तसादुम इतना हो जाए, कंफ्लिक्ट इतना खड़ा हो जाए कि हुकूमत चली जाए और वो मजलूम बनने की कोशिश करें। और आमिर साहब, अगर हम देखें करारदाद की बात की जा रही कि करारदाद जो आज असेंबली में पेश की जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि इस करारदाद से कोई फायदा होगा हुकूमत को? क्या इन मामलात को डिले करने में वो कामयाब हो जाएंगे, या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जिसमें कहा गया है वाज़े तौर पर कि जो भी सूरत हाल हो हुकूमत जो है वो पाबंद है, और इवन जो सिक्योरिटी के हवाले से बात है उसके हवाले से भी बड़े बड़े क्लियर अहकामात हैं, इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? देखें, करारदाद से प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, करारदाद तो खैर कुछ भी नहीं कर सकती, करारदाद से तो कुछ भी नहीं होता। आपको याद होगा कि एक ये 2000 जब उसकी दूसरा गिलानी साहब का था, प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, चौधरी साहब थी, तो इन्होंने स्पीकर थी डॉक्टर शमीदा मिर्जा, डॉक्टर शमीदा मिर्जा से बाकायदा एक रोलिंग करवाई अपने हक में कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट। कुछ भी नहीं हुआ उस पर, यानी कौमी असम्बली का सिर्फ करारदाद नहीं बल्कि वो एक कौमी असम्बली के स्पीकर की रोलिंग थी बाकायदा। फिर भी आखिर दूसरों गिलानी साहब को अल्टीमेटली जाना पड़ गया। तो इन करारदादों से कुछ नहीं होता। हाँ, इनमें जो सबसे अहम बात यह है कि ये रेफरेंस की तरफ जाते हैं या नहीं जाते, जिस तरह लग रहा है कि ये रेफरेंस तरफ जाए, अगर से रेफरेंस का भी कोई फायदा नहीं होना। अच्छा आमिर साहब, रेफरेंस का आपने जिक्र किया, तो यहाँ पे अगर हम माजी में जाते हैं 1997 में जाते हैं, और तब भी रेफरेंस की बात नवाज शरीफ साहब जो है वो डट गए थे, लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब ने उनको समझाया कि भाई ये चीज़ आगे लेके जाना नुकसानदेह होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ भी बड़े एक्टिव नजर आते हैं। तो क्या चाचा और भाई ने फैसला कर दिया कि ये जो तलवार है या ये बंदूक किसी के कंधे में चला दे और नाहल इसी को भी करा दे, या शहीद करा दे? 97 में भी वो उस वक्त मुस्लिम लीग जो हुकूमत थी वो आखिरी हद तक गई थी। यानी आपको याद हो, मैंने इसमें लिखा भी है, 28 नवंबर को 1997 को 28 नवंबर को आखिर सुप्रीम कोर्ट पे हमला तक करवाया, और वो शहबाज शरीफ साहब भी उसके जिम्मेदार थे। वही लाहौर से मुस्लिम लीगी वर्करों को बसों में भर के ले गए थे, पंजाब हाउस में उनको नाश्ता कराया गया था, और फिर 9:30 पौने 10 बजे
सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कोड 1 में, जहाँ पे चीफ जस्टिस सयाद अली शाह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की समाअत कर रहे थे, इन्होंने हमला किया और समाअत खत्म नहीं पड़ी और सारा। तो उस वक्त भी अदालत में भी कंफ्लिक्ट पैदा करने की पूरी कोशिश की थी और पूरी लड़ाई, पूरी जंग लड़ी इन्होंने आखिरी हदों पे जाके, और अब भी वैसे ही लग रहे हैं। अब इसमें फर्क ये है, एक बड़ा फर्क है जो है कि चीफ जस्टिस सयाद अली शाह साहब उस वक्त अकेले हो चुके थे। अपोजिशन जमात थी उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और बेनजीर भुट्टो साहब अपोजिशन लीडर थे और वो नाराज थी, सख्त पीपल्स पार्टी भी और बेनजीर भुट्टो साहब भी। प्रेसिडेंट फारूक लगारी से भी नाराज थी और सयाद अली शाह से भी नाराज थी, क्योंकि इन्होंने इनकी असेंबली के फैसले को इनके खिलाफ किया था। ठीक है, तो वो उस वक्त और पॉपुलर सपोर्ट कोई भी नहीं थी सयाद अली शाह था, वो बिल्कुल अकेले हो गए थे। मीडिया में सिर्फ पीटीवी था, एक सरकारी चैनल जिसको बहुत अच्छे तरीके से ज़ाहिर मनूवर हो सकता था और हो गया था, मुशाहिद हुसैन वज़ीर इत्तलात थे। तो अब फर्क ये है कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी और पॉपुलर पार्टी है तहरीक-ए-इंसाफ, वो जजों के साथ खड़ी है, सिविल सोसाइटी जजों के साथ खड़ी है। मीडिया जो है, आप जैसे चैनल और बहुत सारे चैनल्स हैं मीडिया में, उनका यानी एक मौक़िफ़ नहीं आ सकता, यानी मुमकिन नहीं कि PMLN का सिर्फ मौक़िफ़ आ जाए। सबकी बात आ रही है और लोगों तक पहुंच रही है, और पब्लिक, और ये जो हुकूमत है बहुत अनपॉपुलर हुकूमत है। 97 में नवाज शरीफ साहब लेकिन आमिर साहब, एक और चीज जो बड़ी दिल दहला देने वाली है, और वो हम देखते हैं कि भुट्टो का नवासा जो है वो भी इमरजेंसी की बातें कर रहा है, और मौलाना साहब, यानी ये नई जनरेशन है, मरियम नवाज साहब, बिलावल भुट्टो, फिर असद मौलाना साहब जो हैं, मौलाना असद महमूद साहब जो हैं, उसके बयानात को अगर देखें, शरह सूद 21% पर पहुंच चुकी है। लेकिन जनाब कल पार्लियामान में जो है बात कर रहे थे कि ये गैर शरीफ फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। सर, अगर इस किस्म की सोच नई जनरेशन की होगी तो क्या बनेगा, मुस्तकबिल क्या होगा इस मुल्क का? सर देखें, PDM के रहनुमा और आप जो जैसा कहा नई नस्ल का खास तौर पे, वो बुरी तरह एक्सपोज हुए और सब चीज तबाह करने में तुले हुए हैं। मतलब समझते बाहर है कि अब इस वक्त जाके भाई इलेक्शन से इसमें भाग क्यों रहे हो, पूछना चाहिए पॉलिटिकल लीडरों से कि इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं आपने। और 8 अक्टूबर में भी इलेक्शन कराना ही है ना, 8 अक्टूबर में क्या क्या चीजें बदल जाएंगी जाके। और असल में ये इरादा 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन कराने के नहीं है। अगर इनको ये हजम हो जाए किसी तरीके से, तो ये 8 अक्टूबर 2024 तक लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। बात ये है कि ये सिर्फ इलेक्शन से भाग रहे हैं, अवाम से भाग रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि इनको खतरा है कि अवाम इनके साथ पति क्या सलूक करेंगे। ये वोटर का जो रद्द-ए-अमल है, उस रद्द-ए-अमल से ही घबरा रहे हैं। और आप देखें, अजीब गरीब बयान देते, बड़ी नवाज साहब का कल बयान था कि जी ये सुप्रीम कोर्ट ने तो ये पंजाब जो है ना, ये प्लेट पर रख के इमरान खान को पेश कर दिया। यानी इसका मतलब उन्होंने पहले से तय कर लिया है कि जो इलेक्शन हुआ इमरान खान जीत जाएगा। और भैया आप इतने हारे क्यों हैं? इलेक्शन हो रहा है ना, आपने कैसे फर्क कर दिया? सर ये कहिएगा कि इमरान खान की जानिब से कभी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई गई। आपको पता उनकी स्टेटमेंट्स हो, उनके फैसले हो, वो लचक कम दिखाते हैं। लेकिन ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, खुशामदीद कहा इमरान खान साहब ने, लेकिन उसके बाद कल की स्टेटमेंट उनकी ये भी है कि अगर मुझे एस्टैब्लिशमेंट कोई रोड मैप देती है और जो पाकिस्तान की सूरत हाल है माशी सियासी, वो खराब से खराब तर होती जा रही है, मुझे आप रोड मैप दे, मैं अक्टूबर तक इंतजार कर लूंगा। अब जाके सर उनकी ये स्टेटमेंट देना या उनका ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या रोड मैप? इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के लिए तो इमरान खान पहले से इशारे दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा आगे पीछे मुड़ने को तैयार हैं अगर जनरल इलेक्शन हो जाए। तो वो अभी भी अच्छी बात है अगर जनरल इलेक्शन का ऐलान कर दें। अगर ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कोशिश की है, तो 2-3 दफा कोशिश की कि बीच में कोई दिमागी रास्ता निकाला जाए। इनको कहा कि आप आपस में मुज़ाकरात करें और सियासी टेम्परेचर भी कम करें। इवन वो जो अंडरटेकिंग लेने की बात की उन्होंने तहरीक इंसाफ से, वो तहरीक इंसाफ तैयार थी कि हम टेम्परेचर को कम करते हैं और कशीदगी और नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन हुकूमत बिल्कुल ही, देखें अब हुकूमत अगर इलेक्शन कराना चाहती ही नहीं, इलेक्शन से भाग रही है, तो उसका क्या हल है? हल तो कोई और है ही नहीं है ना। और उनको नजर आ रहा है कि शिकस्त होगी और बहुत बुरी शिकस्त होगी, और वो शिकस्त को दिल से मानी बैठे हैं, उसको बदलने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर हम देखें, आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा जब लंदन से आई, तब उन्होंने जो बयान दिया था और जो बयानिया इनको दिया गया था लंदन से, उसमें 2 साबिक जर्नल्स की तस्वीर भी थी। और फिर हमने देखा कि फिर जब जलसा आया वो तस्वीर हटा दी गई, जजों पर वार करना शुरू किया। इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट को अगर देखें या मौलाना साहब के साहिबजादे को देखें, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब बयानिया जो बिल्ड किया जा रहा है वो सिर्फ क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो मामला इनके सेट हैं, हुकूमत में आए हैं, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या अदालत के खिलाफ ही बयानिया इनका सेट होगा और इसको डिलीवर करने में क्या ये कामयाब हो पाएंगे? सर देखिए, यानी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अदालत के खिलाफ ही डायरेक्ट है, लेकिन उसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह कामयाब होगा।
एक तरफ देखें ना, अब ये एक रट लगाना अजीब गरीब बात है कि अकलीती फैसला हाँ जी। प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंट फैसले में भी इसको वाजे कर दी है। अब इसको किस तरह, ये किस बुनियाद पे, मेरी समझ से बाहर है, किस बुनियाद पे इनको कह रहे हैं कि 4-3 का फैसला। अब कल भी मैं देख रहा था मुख्तलिफ लायर्स ने और बात की, और वो बड़ी माकूल बात कर रहे हैं कि एक दिन के लिए भी 7 रुकनी बेंच अदालत में नहीं बैठा। 7 रुकनी बेंच तो बैठा ही नहीं है। 9 रुकनी बेंच था, उसके बाद 5 रुकनी बेंच था। तो 7 रुकनी बेंच ने 1 घंटे के लिए भी समाअत नहीं की। जब की नहीं है तो फिर 4-3 का फैसला कैसे हो सकता है? यानी मतलब बिल्कुल ही इलॉजिकल बात है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की तकसीम की तो किए बैठे हैं, वो भी इनकी तो पूरी नहीं हो रही। मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस फायद ईसा साहब जैसे जज जो हैं, बादल जज, वो कोई ऐसा इनके हाथ में टूल्स की तरफ खेलेंगे। उनकी अपनी राय हो सकती है, एक सवाल सोहा की अगर इजाजत हो सर, हम देखें एक तरफ जो सुप्रीम कोर्ट को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें ये तासुर भी मिलता है, आम आदमी भी ये तासुर जाता है, और जिस तरह बयानी बनाए जा रहे हैं, एक तरफ आपको हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहब की वो स्टेटमेंट हमारे सामने है जिसमें उसने कहा कि हमारा भी जज आएगा, यानी उनका इशारा काजी फायद ईसा की तरफ था। फिर वो तमाम तर चीज़ें जो ऑर्डर जारी हुआ और फिर काबीना में क्या हुआ, काजी फायद ईसा ने जो लेटर लिखा इसके खिलाफ, रजिस्ट्रार के खिलाफ, उस पर भी मौके बड़ा खुल के आया। अब हम जो ये तासुर देखते हैं अदलिया की तकसीम के हवाले से, ये कितना खतरनाक है सर? नहीं, ये तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और एक तकसीम एक खास हद तक तो है, यानी सोच की हद तक डिफरेंस तो बड़ा क्लियर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 97 की तरह, ये कोशिश कर रहे हैं 97 की तरह कि कुछ जजेस जो हैं वो खुल के चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ आ जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें या पूरे एक अलग से बेंच बना लें, और सारे उस तरह जो 97 में कोशिशें की गई। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जस्टिस फायद ईसा ये करेंगे। जस्टिस फायद ईसा साहब का जो स्टूडेंट्स का डिफरेंस यकीनन है। रजिस्ट्रार वाली बात ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रार का उनका 2-3 साल पुराना मौक़िफ़ है, आज के नहीं मौक़िफ़। उनका मौक़िफ़ यही है कि ब्यूरोक्रेट जो है रजिस्ट्रार होना नहीं चाहिए, अदालती अफसर होना चाहिए, अदालती हमला अलग ही होना चाहिए। तो जस्टिस फायद ईसा साहब से और दूसरे जो फादल जज हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इनके हाथों में खेलेंगे, टूल बनेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे। अब मुझे उम्मीद ये है कि अदालत में ये जो कोशिश कर रही है हुकूमत, बड़ी खतरनाक कोशिश कर रही है, ये तो सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो। और वैसे भी देखें, जो फायद ईसा साहब को जो 3 रुकनी बेंच का, जो उसके बाद जो 6 रुकनी बेंच का फैसला जो परसों आया है, उससे कई चीजें क्लियर हो गई हैं कि भाई ये भी क्लियर हो गई है कि मेजॉरिटी किसको हासिल है सुप्रीम कोर्ट में। तो बड़ा ही वाज़ेह हो गया। नंबर गेम भी बड़ी क्लियर है, इनके हक में नहीं जा रही। अच्छा आमिर साहब, इसको भी एड्रेस कीजिएगा कि हुकूमत को बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त। कभी आपको पता है कि वफाकी हुकूमत ने 21 अरब रुपए देना है इलेक्शन कमीशन को, जो कि अगर हम 10 अप्रैल तक की डेडलाइन है, 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है उनकी वसूली को लेकर कि अगर वो किस्तों में दी है या किस तरह से उनको पैसे दिए हैं। अब इस पर अगर देखा जाए तो सर, पहले की अगर हम कार्रवाई देखें तो इलेक्शन कमीशन ने वजारत खजाना हो गया, वजारत दिफा हो गया, सबको सेक्रेटरीज को ऑन बोर्ड रख के कहा था कि मुल्क की सूरत हाल ही अभी ऐसी नहीं है। इस रीजन को भी सर रीजन बनाकर किस तरह से पोर्ट्रे किया जा सकता है कि भी हमारे पास पैसे नहीं है, कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है हुकूमत को अगर वो ऐसा नहीं करती है कि सर नहीं देते तो? अगर इन्होंने नहीं दिए तो फिर इनको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कंटेम्प्ट में अदालत को बुलाएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब को और वजारत खजाना को, तो इनको भुगतना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी जान बचा ली है, गर्दन बचा ली है, बीच में से निकल गए सर, वो तो बिल्कुल क्लियर हो गया। इलेक्शन कमीशन, हुकूमत जो है ना, हुकूमत मेरे ख्याल दानिशता तौर पर जा रही है, वो टकराव की तरफ जा रही है। कोई टकराव नतीजे में उनको लगता है कि हम हटाया जाएगा तो हम फिर मजलूम बनने की कोशिश करें, लेकिन ये मजलूमियत बनती नहीं है, क्योंकि अदालती फैसला कोई एस्टेब्लिशमेंट का फैसला नहीं है। ये नहीं है कि लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को लेते हैं, एंटी जुडिशरी नैरेटिव में इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यानी मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फर्क पड़ रहा है उनको, लेकिन उनके पास है कुछ नहीं ना, जिस होता है ना कि आप लूज करने को सब कुछ लूज कर चुके हैं, तो बिल्कुल एक लूजर्स बन चुके हैं बदकिस्मती के साथ पीडीएम वाले। और बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आप इलेक्शन से पहले ही लूजर बन जाए। सर देखिए, पीडीएम की आपने बात की तो पीडीएम का आपका कहां स्टैंड होता देख रहे हैं? मतलब अभी फिलहाल आपने कहा कि आसिफ अली जरदारी जो है वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे हैं, उम्मीदवारों की बातें हो रही हैं। अगर बिलावल की बात करें तो वो आके कह देते हैं कि भी हम भी तैयार हैं। उन्होंने भी कल कहा कि अगर आप ऐसे करना चाहते हैं, इलेक्शन ही कराना चाहते हैं तो ठीक है, खेलें, हम तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने मुखातिब करके कहा। तो सर यहाँ पर तो तैयारियां भी चल रही हैं, अंदर खाते सारा कुछ सेट करने की कोशिश करें, बिकॉज उनको पता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हुकूमत की बात करें तो वो हमें स्टिल इनकारी ही दिखाई देती है। तो ये पीडीएम भी अंदर से आपको लगता है कि अब तो वो काम नहीं रहा जिसके लिए बनाई गई थी पीडीएम? देखिए, एक तरफ तो पीपल्स पार्टी की कोशिश करती है अपने अलग, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत भी तो है ना,
वो भी बचाने हैं। उनको ये भी डर होता है कि किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट हमें ना बुला ले और हमारी हुकूमत ना उड़ जाए, तो थोड़ा बहुत वो अपने वो तो बचाते हैं। लेकिन बहरहाल हुकूमत का हिस्सा है इस वक्त पीडीएम वाले, पीएस पार्टी वाले भी। बिलावल भुट्टो तो वजीर खारजा है ना, आपको पता है कि जो पूरी कैबिनेट जो मंजूरी दे रही है उसमें वजीर खारजा भी ज़ाहिर शामिल है और भी वजीर वज़रा शामिल है इनकी। तो जो होगा फिर सबके साथ होगा। तो वो इस वक्त तो इस आमिर साहब, मामले में आप जो फरमा रहे हैं कि पार्टी की- काबीना पूरी नाअहल हो जाएगी अगर ये नहीं मानते, क्योंकि काबीना का ही फैसला है ना। देखिए प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर अगर नायल होता है तो कैबिनेट खत्म हो जाती है फौरन। यस। काबीना प्राइम मिनिस्टर के साथ ही है। कानूनी पोजीशन ये होती है, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हुआ था, जैसे ही गिलानी साहब को सजा मिली थी वो नायल हुए थे, 1 मिनट के अंदर ही कैबिनेट खत्म हो गई साथ ही। बिल्कुल। तो वो कैबिनेट तो सारी जाएगी ना, वो तो दूसरी बात ही नहीं है। लेकिन उसमें बात ये है ना कि ये अगर गन डालना चाह रहे हैं तो एक प्राइम मिनिस्टर के बाद अगला बनेगा, वो फिर गन डालेगा। तो वो बात ये है कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारे जो और जो ताकत के जो कॉरिडोर्स हैं, खासतौर पर एस्टेब्लिशमेंट है, उनको बीच में कम अज कम इलेक्शन की तरफ अपना रोल अदा करना चाहिए। इमरान खान जो लंदन प्लान की बात करते हैं, उस हवाले से आपको क्या लगता है, लंदन प्लान में कहीं ये प्लान है कि लंदन से वापसी भी हो जाए? नहीं, इस वक्त तो नवाज शरीफ साहब का अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, हम सब चाहते हैं। अगर इलेक्शन हो तो नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब कोई नहीं है ऐसी लग रही फिलहाल, कोई उनकी तरफ से कोई ऐसी इतलात नहीं है वापसी। सर, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि मामला जो है अक्टूबर से भी लेट करने की कोशिश की, ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। ऐसे में IMF जो है वो तो बहुत दूरी उसने इख्तियार कर ली है। हमें डॉलर साहब सॉरी वो नजर ही नहीं आते, अब दूर दूर से नजर नहीं आते। तो ये सिचुएशन कितनी खतरनाक है मुआशी तौर? आपने ठीक कहा। वैसे वाकई पिछले कई दिनों से डॉलर साहब की शक्ल नजर नहीं आ रही कहीं पे। अच्छा देखें, अब ये तशवीशनाक बात ये है, इकॉनमी जिस जगह पे पहुंच गई है, खुद नवाज शरीफ साहब कहते हैं जनाब डॉलर 500 पे पहुंच जाएगा। तो भाई डॉलर 500 तक ना पहुंचाओ ना, इलेक्शन करा लो, जनरल इलेक्शन करा लो, जो भी है पार्टी है, आप दोबारा जीत के आ जाओ और फिर आप स्टेबिलिटी के साथ आप दोबारा डील करो कि जो भी जिसे भी आवाम मुंतखब करेगी वो जानेगी और IMF जानेगी। ठीक है आमिर साहब, थैंक यू सो मच। रिव्यू बिल्कुल ठीक है। अभी वे आउट एक वाहिद इलेक्शन के अलावा हुकूमत या PDM किसी को भी नजर नहीं आ रहा, या आवाम भी यही चाहती है, आवाम का कहना भी और आवाम का देखना भी ये। खैर हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। एक ग्लास में आप जानते हैं कि 10 स्पून शुगर होती है, सफ़ेद जहर यानी जिसे हम चीनी कहते हैं। तो इसके अलावा और क्या क्या नुकसान है, बच्चों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस हवाले से भी डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर निम्रा मौजूद है, माहिर ग़िज़ाइयत। इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर निम्रा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। निम्रा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। इस हवाले से बताएगा कि कोल्ड ड्रिंक से वैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को एड्रेस करें कि रमज़ान में अगर हम इफ्तार में इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, शुरू हम यहाँ से कर लेते हैं, तो ये कितना हार्मफुल हो सकता है आपके लिए कि आपने सारा दिन रोज़ा रखा है और आप इफ्तार पे ही इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, जैसे कि आपने अभी बात की कि कोल्ड ड्रिंक्स एक मैंडेटरी हमारे पास ड्रिंक हो चुका है। उसके बगैर हमारे जो भी बच्चे हैं वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हमारे फूड को। तो हम अगर रमज़ान की बात करें, रोज़ा हमने सारा दिन रखा होता है और अगर हम अफ्तारी में डायरेक्टली कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं तो आपको बहुत अपीलिंग टेस्ट देगा वो, और आपको बहुत एनर्जी भी फील होगी क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों पाए जाते हैं। तो जब आप डायरेक्टली उसे कंज्यूम करेंगे तो आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे और इस तरह के काफ़ी सारे आपको फील होगा कि हमें बहुत अच्छी से एनर्जी मिल गई है। और हालांकि आप भी जानते हैं कि ये इतना ज़रूरी नहीं है कि हम इतनी ही एनर्जी इसी चीज़ से हासिल करें, क्योंकि अगर हम बात करते हैं में लेते हैं, जैसे जामी शीरी हो गया, हमारे पास बाकी मशरूबात हो गए, तो वो भी हमारे पास यही काम प्ले करते हैं। बट अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर हमारे पास कार्बोनेटेड ड्रिंक बेसिकली होता है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करते हैं, इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड होता है, फॉस्फेट तो ये डायरेक्टली आपको एकदम एनर्जी जरूर प्रोवाइड करती है, बट ये आपके लिए बहुत बैड है। एज यू नो दैट कि अगर हम इसको फौरन से लेते हैं तो हमारा स्टमक जो है वो अपसेट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद हमें कंज्यूम करेंगे। अफ्तारी की अगर हम बात करते हैं तो इससे बेहतर है कि हम मूव कर जाएं एक सिंपल वाटर की तरफ या फ्रेश लाइम की तरफ मूव कर जाएं या हम लेमनेड की तरफ मूव कर जाएं। तो बेहतर ये है कि हम ऐसे ड्रिंक से अपना रोजा जो है वो अफ्तार करें। अच्छा निम्रा, एक और चीज़ बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है जिसकी आजकल हम देखते हैं कि इफ्तार में बहुत ज़्यादा होता है। हम तो भी कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं। एक रुझान पाकिस्तानियों में बड़ा है दूध सोडे का,
मतलब दूध सोडा होना चाहिए, मतलब एक तो आप इफ्तार में दूध पी रहे हैं, फिर उसके अंदर हम ड्रिंक डाल देते हैं। तो अब आप बताएं कि या इससे ग़िज़ाइयत, दूध को एक मुकम्मल ग़िज़ा भी कहा जाता है, आपको पता है, या उससे ग़िज़ाइयत मर जाती है, ये बढ़ जाती है, इसका क्या नुकसान है, या ये ठीक है इफ्तार में लेना? अच्छा जी, दूध सोडे की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादा हमारे माशरे में हमारे जो लोग हैं वो स्प्राइट या 7 अप को ऐड करते हैं। होता है कि कोक ऐड करेंगे तो ज्यादा नुकसानदेह होगी और स्प्राइट और 7 अप ऐड करेंगे तो इतनी नुकसानदेह नहीं होगी। तो अगर हम नुकसान की बात करते हैं, आपको पता है कि दूध में कैल्शियम पाया जाता है जो हमारी बोन्स के लिए बहुत ज्यादा मुफीद होता है। तो अगर हम दूध के साथ किसी भी स्प्राइट को या किसी भी कोल्ड ड्रिंक को, कार्बोनेटेड ड्रिंक को ऐड करते हैं तो सबसे पहले वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को स्टॉप करता है। तो अब अगर उसको कम्बिनेशन में ले रहे हैं तो उससे आपको कोई फायदा तो नहीं मिल रहा। हाँ, ये जरूर होगा कि आपको थोड़ा सा अपीलिंग टेस्ट मिल जाएगा और आपको थोड़ा रिफ्रेशिंग, मतलब सिर्फ टेस्ट ही होगा, ग़िज़ाइयत कोई नहीं होगी इसमें। अच्छा, वैसे निम्रा, अगर हम देखें यानी रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं हमेशा देखता हूँ ऐसे लोगों को कि दस्तरखान पे जो है रंग बिरंगी पीले नीले और इस किस्म की चीज़ें आपको पड़ी होंगी, कोल्ड ड्रिंक्स, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हम कहते हैं कि भैया ना पिया करो, वो कहते हैं हमें डिकार नहीं आते हैं, मतलब हाजमा नहीं होता। ये इससे क्या लॉजिक है? क्या वाकई मैदे को रिलैक्स करने के लिए कोल्ड ड्रिंक लाजमी होना है? जी, इसका लॉजिक मैं आपको बता देती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि स्टमक अपसेट हो रहा है, ब्लोटिंग हुई है, गैस हुई है, तो हम स्प्राइट में नमक डाल के पी लेते हैं या हम स्प्राइट पी लेते हैं, हमारी डाइजेशन ठीक हो जाएगी। तो बेसिकली ये होता है कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर इटसेल्फ जो है एक कार्बन मोनोऑक्साइड जो है करते हैं, कार्बोनेटेड करते हैं, हमने इसे पी लिया तो हम अब रिलैक्स फील कर रहे हैं। वो आपको एक फर्दर थोड़ा सा कोई 5 to 10 मिनट्स आपको रिलीफ जरूर प्रोवाइड करती है, बट इसके अंदर कोई इतना लॉजिक नहीं है कि आप कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे तो आपकी डाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से होने शुरू हो जाएगी या आप अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। ऐसा कोई भी लॉजिक इसके अंदर नहीं है। अच्छा देखिए, मुझे एक और बात बताएं। चलिए, हमने कोल्ड ड्रिंक्स की तो बात कर ली और हमने दूध सोडे की ग़िज़ाइयत, अफादियत की भी बात कर ली। खैर, लेकिन आजकल एक चीज़ का रुझान बहुत ज़्यादा है, वो है एनर्जी ड्रिंक्स। यानी आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम ऑब्वियसली, लेकिन आपको पता है एनर्जी ड्रिंक्स तो बाज़ लोग तो उसको समझते हैं कि ये तो खून बढ़ाती है हमारा, इसके बगैर तो हम चल ही नहीं सकते, इसके बगैर तो हमें एनर्जी नहीं आती। और हम आजकल तो गली कूचरों में आपको बहुत सारे ये कहते हैं कि हमारे गाल पूरे लाल लाल हो जाते हैं। ये भी एग्जैक्टली, मतलब कोई पता नहीं कितने वोल्ट का झटका लगता है वो ऐसी एनर्जी ड्रिंक्स पीने से। तो ये एनर्जी ड्रिंक्स वाकई एनर्जी देती हैं या एनर्जी ड्रेन करती हैं, जो कि हमें अंदाजा नहीं है इस बात का? इसका एक और फैक्ट बताती हूँ कि जब भी हम कोई एनर्जी ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं या कोई भी ऐसी ड्रिंक जो कि पैकेजिंग में आती है, तो सबसे निम्रा की आवाज़ समझ नहीं आ रही। फर्दर आपको जी, अब हाँ निम्रा, आपके कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बोले आप कंटिन्यू करें। जी, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमें फौरन से वो एनर्जी जरूर देती है ये एनर्जी ड्रिंक्स जितनी भी होती है, क्योंकि ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं। हमेशा हर एनर्जी ड्रिंक के अंदर फ्रुक्टोज का कंटेंट जरूर पाया जाता है। तो अगर आप देखें कि ग्लूकोज हमें एक फौरन से एनर्जी प्रोवाइड करता है, फ्रुक्टोज देखिए तो फ्रुक्टोज जो है वो काफी देर तक पड़ा रहता है और वो डाइजेस्ट होने में या उसको डिसॉल्व होने में काफी टाइम लगता है। तो अगर हम इस तरह की ड्रिंक्स का ज्यादा इंटेक करते हैं तो फ्रुक्टोज का ओवरलोड जो है वो हमारे लिवर पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब लिवर फ्रुक्टोज को सिर्फ और सिर्फ लिवर फ्रुक्टोज को जो है वो डिसॉल्व कर सकता है, और अगर फ्रुक्टोज की अमाउंट आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो लिवर उसको कन्वर्ट कर देता है फैट के अंदर, जिसकी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ इफेक्ट जो हमारा वो आता है फैटी लिवर। आपने देखा होगा फैटी लिवर के जितने भी पेशेंट्स होते हैं, अगर उनसे हिस्ट्री पूछी जाए तो वो जरूर ये बताएंगे कि हम कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे। अच्छा निम्रा, इस चीज को भी एड्रेस। निम्रा, एक और चीज जो आपने भी देखी होगी, सोहा ने भी देखी होगी, ये रुझान कोल्ड ड्रिंक की हमने बात कर ली, फिर एनर्जेटिक जो ड्रिंक है वो भी रुझान बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक और चीज़ जो हम देखते हैं कि जो फ्लेवर जूस है यानी आर्टिफिशियल जूस है, हम देखते हैं ना कि आसपास या हमारे कुछ ऐसे जानने वाले होते हैं, दोस्त होते हैं, 3-4 गिलास पी लेते हैं, कहते हैं भैया बहुत एनर्जी आ, मतलब आप अच्छा फील करते हैं। वो सोचते हैं कि वाकई कोई जूस का बना हुआ है, ओरिजिनल जूस का। इस आर्टिफिशियल जूस का रुझान भी बढ़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगी?
कंपोजिशन की अगर हम इसमें बात करते हैं तो आपको पता है कि इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स ऐड किए जाते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। तो जब सब कुछ आर्टिफिशियल है तो यू हैव टू नो दैट कि इसके अंदर से हमें कितनी को न्यूट्रिशन मिल सकती है, कितनी इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है हमारी डेली लाइफ में। ये हम भी इस चीज को बेहतर से समझ सकते हैं अगर हम इसको नेचुरल की तरफ ले आते हैं। तो हमारे पास फ्रूट्स, हर टाइप के फ्रूट जो है हमारी मार्केट में अवेलेबल है, तो हम उस फ्रूट को अपने मिल्क के साथ इंफ्यूज करवा सकते हैं, डिटॉक्स वाटर की सूरत में ले सकते हैं, हम जूस की फॉर्म में बना सकते हैं। तो हमारा तो प्रेफरेबली यही मशवरा होता है कि अगर आपने फ्लेवर ड्रिंक्स भी पीने हैं तो कोशिश करें कि आप फ्रेश की तरफ मूव करें। अच्छा ठीक है, निम्रा मुझे ये बताएगा कि इस निम्रा, सारे एक और चीज सोहा आपने भी देखी होगी कि जी। जब हम देखते हैं कि मैं चाइनीज की बात करूं, मैं जापानियों की बात करूं, मैंने उनको खाने पे उनके साथ बैठा भी हूं, खाने थोड़े से मुश्किल होते हैं, उनके खाने छकना बड़े थोड़े से वो होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि वार्म वाटर जो है वो लेते हैं खाने के दरमियान। हमारी प्रॉब्लम ये है कि अब नाम पैसे तो नहीं दिए तो मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन काली पीली जितनी भी पड़ी होती है हमारे पास, तो हम बीच बीच में से ना एक घूंट मारते हैं कि भैया अच्छा लगता है। तो इसमें ये जो खाना हम खा रहे हैं ये कितना नुकसानदेह होता है, ये जो फायदे के लिए हम जो चीज खा रहे हैं उसको ये मजीद नुकसान में क्या ये कन्वर्ट कर लेते हैं? अच्छा जी, आपने देखा होगा कि खाना खाते हुए हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कुछ लोगों को जो फ़ास्ट फ़ूड ले रहे होते हैं। कभी भी आप किसी भी ब्रांड पे चले जाते हैं फ़ास्ट फ़ूड के, तो वो कोल्ड ड्रिंक साथ आप मस्ट लेते हैं। कोई भी खाना आप ऐसा खाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक मस्ट लेते हैं। अब करता क्या है कोल्ड ड्रिंक, उसके अंदर जितने हमारे पास एसिड्स मौजूद होते हैं, हमारे ब्रेन में जाकर वो डोपामिन को रिलीज़ करता है। डोपामिन एक हैप्पी हार्मोन के तरह से भी हम उसको कह सकते हैं, सैटिस्फैक्शन हमें होती है। अब जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हम एडिक्टेड हो गए। उससे ये हुआ कि डोपामिन रिलीज हुआ, हमें प्लेजर मिला, और एडिक्शन इसे हम बोल सकते हैं। तो हमें एडिक्शन हो गई है इस चीज की कि हम जब खाना खाते हैं तो जब तक हम उसके साथ कोल्ड ड्रिंक नहीं लेते तो आपको एक रिलैक्सेशन भी फील नहीं होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि ये सीएनएस पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है। इसके अंदर जो फॉस्फोरिक एसिड होता है और कैफीन होती है वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन में जाकर डोपामिन को रिलीज करती है, और जब वो रिलीज होता है तो उसको एक हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। जब आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो डेफिनेटली आप इसके एडिक्टेड हो जाते हो। तो एडिक्शन इज एवरीथिंग इज बैड। और आपको पता है एडिक्शन की वजह से जो क्रेविंग होती है ना, फिर वो क्रेविंग किसी और चीज़ से सेटिस्फाई होती ही नहीं है। निम्रा इस हवाले से भी एड्रेस कीजिएगा कि हम देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से और बड़े सारे मसाइल होते हैं। ऑब्वियसली गला ख़राब हो जाता है, स्टमक अपसेट हो जाता है, इंटरनल बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन इस तरह से कोई अब तक डायग्नोस किया गया है कि खुदा ना खास्ता सुनने में ये भी आया है कि तहकीक इस बारे में भी की गई कि कैंसर भी लाहक हो सकता है अगर आपको इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मतलब मैंने को तो ऐसी 2-3 खबरें भी दी हुई हैं कि कोई 13-13 साल से सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स ही पी रहा, पानी पिया ही नहीं उसने। और अगर आजकल के लोगों की हम बात करें तो ऑब्वियसली अगर देखिए इतनी बिक रही है ना, क्यों बिक रही है? बिकॉज वो बन रही हैं, वो सही बन रही हैं, उसका एक फॉर्मूला है, लोग उसे पीते हैं, एंजॉय करते हैं। अगर कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो कितनी पीनी चाहिए, अगर उसका इस्तेमाल करना है तो कितना करना चाहिए, और जो ज़्यादा करते हैं उनको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपको क्वांटिटी बता देती हूँ दूध सोडे की। आपने पहले भी बात की दूध सोडा हमें कितनी अमाउंट में जो है वो लेना चाहिए। देखिए हर चीज की एक्सेस हमारे लिए बैड है। अगर हम दूध सोडा की बात करते हैं तो अगर आप 1 ग्लास मिल्क लेते हैं, उसके अंदर आप चौथाई हिस्सा जो है वो स्प्राइट ऐड करते हैं, 7 अप ऐड करते हैं, कोई भी ऐसी व्हाइट ड्रिंक ऐड करते हैं, तो वो एज कम्पेयर टू अगर आप 50-50 लेते हैं तो उससे ज्यादा नुकसान उसका होता है। तो आप दूध की मिकदार ज्यादा लें और आप अपनी जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम करें, फिर आप कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन वो भी डेली बेसिस पे नहीं, वीक में 1 या 2 दफा आप नॉर्मली इसे कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि छोड़ तो ये लोग सकते नहीं है ये चीजें। निम्रा, एक और चीज जो आपने भी देखी होगी, सोहा ने भी देखा होगा, अक्सर स्टमक प्रॉब्लम होता है। जी 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 हरमीत कंटिन्यू करें। स्टमक में प्रॉब्लम होता है, बदहजमी होती है, फिर घर वाले कहते हैं कि भैया क्यों ना थोड़ा सा दूध मिक्स करके थोड़ा सा डाल के और आप ना नोश फरमाएं तो उससे भी रिलीफ जो है वो मिलता है। ये बताइए क्या ये लॉजिक दुरुस्त है? क्या स्टमक जो है या बदहजमी जो है या डिकार जो है वो फंसा हुआ है भैया और आपने डिकार लेना है, तो इसके लिए क्या भाई वाकई मतलब ये ठीक है, इससे बेहतर हो जाता है, नुकसान इसका नहीं होता है? देखिए ये बात मैंने आपको पहले भी एड्रेस की कि ये जो इशू ये लोग कहते हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो हमारा स्टमक जो है वो इजी फील करता है। तो इसमें लॉजिक सिर्फ यही है कि इटसेल्फ ड्रिंक्स के अंदर गैस मौजूद होती है। जब हम वो पीते हैं तो ऑब्वियसली उस गैस ने हमारे अंदर से एक्सपेल आउट होना होता है। तो वो जब हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो जब हम उसके बाद कोल्ड ड्रिंक इनटेक करते हैं तो उसके बाद यही होता है कि आपको एक रिलैक्सिंग सा मोड फील होता है, जिसको वो एक मिसकंसेप्शन के साथ लीड कर जाते हैं कि शायद ये हमें फायदा दे रही है। इसमें फायदा नहीं होता।
ठीक है। और अगर हम हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले कॉमन हार्मफुल इफेक्ट जो इसका है कोल्ड ड्रिंक्स का, वो आप जानते हैं शुगर। 250 ml कोल्ड ड्रिंक का जो कैन होता है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 40 ग्राम शुगर होती है, विच इज इक्वल टू 9 to 10 टेबल स्पून। अगर आप एक चाय के कप में या एक पानी के ग्लास के अंदर 10 टेबल स्पून शुगर ऐड करते हैं तो क्या आप वो कंज्यूम कर सकते हैं? अगर आप सोचें तो आप बिल्कुल नहीं ले सकते। अब कोल्ड ड्रिंक के अंदर किस लिए आप उसको लेते हैं, आपको कैसे पता नहीं चलता कि उसके अंदर इतनी शुगर मौजूद है? क्योंकि उसके अंदर जो फास्फोरिक एसिड होता है वो शुगर की कंपोनेंट्स को थोड़ा सा उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है। हमें पता नहीं लगने देता कि इसके अंदर इतना शुगर मौजूद है, क्योंकि वो उसके इफेक्ट को बैलेंस कर देता है। फास्फोरिक एसिड जो है वो शुगर को इनहेंस नहीं होने देता। तो अगर हमारी एक बात करें फीमेल्स की या मेल की, तो डेली बेसिस पे 30 to 40 ग्राम शुगर जो है वो हमें डेली बेसिस पे चाहिए होती है। अगर हम एक कैन कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं तो 40 ग्राम्स तो हमने वैसे कंज्यूम कर लिया, ठीक है। अब बाकी चीजें जो हम कंज्यूम करें उसके अंदर भी शुगर है। आप देखें कि हर पैकेज मटेरियल के अंदर, हर फूड के अंदर कहीं ना कहीं आपको शुगर और सोडियम का कंटेंट पीछे लिखा मिलेगा। तो अगर आप एक कैन पी रहे हैं तो 40 ग्राम्स तो आपने कंज्यूम कर लिया। अब आप सोचिए जो लोग सुबह भी पीते हैं, शाम को भी पीते हैं, रात को भी पीते हैं, तो वो अपने साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं शुगर के मामले में। वो डायबिटीज को तो डेफिनेटली लिंक करेंगे, फैटी लिवर भी उन्हें होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना तो हमें हमारे मुंह के अंदर ऐसे लगता है जैसे कि हमारा मुंह क्लियर हो गया है, थोड़ा सा फ्रेश हो गया है अंदर से ना, ऐसे लगता है कि दांत साफ हो गए। कुछ लोगों को मैंने ये कहते हुए भी सुना है कि हम बात आपकी दुरुस्त है निम्रा, यानी खाने पीने के हवाले से मामलात में तो ये चीजें अब फैशन बन चुकी हैं। लेकिन एक और चीज जो हमने बहुत सारे ऐसे आसपास आपने भी देखा होगा, सोहा ने भी अपनी सहेलियों को देखा होगा, कहीं ना कहीं स्टमक खाली होता है और फिर भी घूंट मारी लेती है। ये जो नुकसान है इससे स्टमक है उसको कितना नुकसान पहुंच सकता है? एम्प्टी स्टमक के साथ साथ रमजान की अगर बात करें कि रमजान के इफ्तार डिनर्स पे आप देखें कि होती ही ड्रिंक्स है, तो अगर आप रमजान भी है और वैसे भी रमजान के बगैर भी होता है ना, और रमजान के अलावा यहाँ क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, हिंदू भी है, बेचारे सारे धर्म की मैं बात कर रही हूँ, पर सारे धर्मों की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आज की अगर हम बात करें तो आप खाली स्टमक खाएं तो वो तो नुकसानदेह है ही, लेकिन अगर आपने रोजा रखा हुआ है और उस हवाले से करेंगे तो वो आपको कितना ज्यादा नुकसान दे सकता है, मतलब ऐसे डैमेज और रिवर्स ही ना हो सके। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, हमारा स्टमक इटसेल्फ पीएच उसकी ज्यादा होती है, एसिडिक होता है। HCl हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है। अब HCl हमारे स्टमक में ऑलरेडी है, तो सबसे पहले जब हम उठते भी है ना तो हमें जो सबसे पहला खाना लेना चाहिए वो बेसिक होना चाहिए, वो एसिडिक नहीं होना चाहिए। अच्छा। ठीक है, इस चीज से भी मैंने आपको अवेयर पहले भी करवाया हुआ है कि जब भी हम एम्प्टी स्टमक होते हैं तो सबसे पहले हमें कोई ऐसा फूड लेना चाहिए जो हमारे स्टमक को सूथिंग इफेक्ट देता है। जैसे आप दही ले सकते हैं, आप लस्सी पी सकते हैं, आप कोई ऐसी चीज ले सकते हैं जो एसिडिक, उसका एसिडिक लेवल कम है। तो अगर आप डायरेक्टली स्टमक ऑलरेडी एसिडिक है, आप कोई ऐसी एसिडिक चीज ले लेते हैं, अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करें, अब कोल्ड ड्रिंक लेंगे ऑलरेडी HCl प्रोड्यूस हुआ है, आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, फास्फोरिक एसिड को उसके साथ ऐड करते हैं, तो आप खुद सोचें कि इसका कॉम्बिनेशन आपको कितने हार्मफुल इफेक्ट्स वो क्या ब्लास्ट होगा, वी कैन इमेजिन दैट। लेकिन एक और चीज़ एड्रेस कीजिएगा निम्रा, देखें हमने खाली स्टमक तो बात कर ली, लेकिन अब ऐसा होता है कि देखो जिन्होंने अपना बेचना है ना चूरन, उन्होंने बड़े सारे टैक्टिक्स निकाले होते हैं। आजकल ड्रिंक्स पे लिखा होता है नो शुगर, 0 कैलोरीज और ये सारा कुछ जो होता है। अब ये तो देखिए कन्विंस कर लिया ना आवाम को हमने कि अगर आपने भी पी होंगी, मैंने भी उसको एक्सपीरियंस किया, उसमें लगता है बल्कि ज़्यादा शुगर है। अब उसकी शुगर की जगह कुछ डाला होता है स्वीटनर या XYZ, या फिर उसमें शुगर बिल्कुल ही नहीं होती, तो क्या वो मतलब अब हमने बात की ना कि एक ग्लास में 10 स्पून शुगर होता है, अब जिसमें शुगर है ही नहीं वो क्लेम करते हैं कि इसमें चीनी नहीं है, तो क्या इसमें वाकई चीनी नहीं है? अच्छा जी, इस पे भी आपको थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन देती हूँ। आपने भी पी होगी जो भी डाइट कोक्स होती हैं, जीरो स्प्राइट होती है, ये सारी चीजें ज्यादा शुगरी लगती हैं। जी, जब आप इसको टेस्ट करते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे सिंपल वाली कोल्ड ड्रिंक से इसमें ज्यादा मिठास है। आपको ये फील होगा एकदम, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले होते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी आपको पता है कि हमारे लिए उतने ही नुकसानदेह होते हैं जितने हमारे लिए एक सिंपल शुगर होता है, ठीक है। तो अगर हम सिंपल कोक लेते हैं या हम डाइट कोक लेते हैं तो बात उधर ही आ जाती है कि नुकसान उसने भी हमें उतना ही देना है और उसने भी हमें उतना देना है। इसको जस्ट टैकल करने के लिए उन्होंने शुगर को रिमूव करके लिख दिया। अब नो शुगर का टाइटल तो कभी भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी मिठास फील हो रही है, वो मीठा भी है, उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं,
ठीक है, ये उसकी रियलिटी होती है जिसको हम जैसे हम कहते हैं डायबिटीज वालों के लिए हम जीरो शुगर वाली कोल्ड ड्रिंक्स दे देते हैं, इस तरह कर देते हैं, तो उसका फायदा कोई भी नहीं है, उसके अंदर भी एक तरह से नुकसान। अब बस ये बता दें जाते जाते हमें कि देखिए ड्रिंक्स भी है, बिक भी रही है, लोग पी भी रहे हैं और बिजनेस भी चल रहा है, हमारा भी गुजारा नहीं है। परमीत पाजी हमें भी कभी दिल कर ही जाता है किसी खाने में साथ पीने का, और फिर डकार वाला सीन हो तो फिर आपको और भी चीज़ें अट्रैक्ट करती है। लेकिन ये बताएं कि अगर आपने लेनी ही है कोल्ड ड्रिंक तो उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? वंस इन अ वीक, वंस इन अ डे, वंस इन अ मंथ, व्हाट एल्स? अच्छा देखिए, अगर आपने लेनी है ना कोल्ड ड्रिंक, अगर हम आप हमारी डाइटिशियन से पूछते हैं तो हम तो सबसे पहले आपको ये कहेंगे कि आप किसी भी फ्रूट जूस के साथ उसको ऐड करें। जैसे आप स्ट्रॉबेरी लेते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी स्प्राइट ऐड करके आप उसका जो है वो शेक टाइप बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं। आप किसी भी फ्रूट के साथ स्प्राइट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको एडिशन में लें, प्योरिफाइड फॉर्म में ना लें। जी, अगर आपको फिर भी लेनी है, नहीं आपको फ्रूट के साथ पसंद, तो फिर आप उसको थोड़ा सा डिल्यूट कर सकते हैं, थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर ठंडा पानी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं अगर आपको गर्मियों में बहुत ज्यादा उसकी तलब हो रही है। अब मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूंगी इस ऑन स्क्रीन पे बैठ के कि आप कोल्ड ड्रिंक्स जो है लेना स्टार्ट कर दें। हमने पूरा सेगमेंट इस चीज पे कर लिया कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, और एंड पे हम कहे नहीं आप पी सकते हैं थोड़ी सी, लेकिन आपने अगर एंड पे ये कमेंट कर देते हैं तो ज्यादती है। लेकिन अगर आपने पीने की बात की, चले कोई तो हल बताया ना आपने कि अगर आपने पीनी और बहुत दिल कर रहा है तो आप उसमें कुछ चीज मिक्स कर सकते हैं, वो जूस हो इधर वो पानी हो, यू कैन मिक्स, और फिर आप उसके बाद उसको इनटेक कर सकते हैं। खैर नम्रा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, अच्छी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही आपसे। और अब हमने एक आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कहा जाता है कि बच्चे की 6 साल की उम्र से लेकर 11 साल की उम्र वो उम्र होती है जिसमें वो कुछ जो भी सीख लेता है, जो भी पढ़ लेता है, जो भी याद कर लेता है, फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ उसकी पर्सनालिटी की ट्रेट्स बन जाती हैं। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें या इससे 6 साल की कम उम्र बच्चों की बात करें तो आजकल माँ बाप, असातिज़ा या आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी कोशिश होती है कि बच्चों को बिल्कुल ऑर्गेनाइज, सिविलाइज्ड, वेल मैनर्ड ऐसा बनाया जाए कि वो बड़ा देखे कि ओ माय गॉड बच्चे हों तो ऐसे। लेकिन बच्चे तो शरारती होते हैं, बच्चे तो स्ट्रबन होते हैं, बच्चों को बताना सिखाना ज़रूरी है, लेकिन उन्हें प्रेशराइज करना, उन पे इस चीज़ का प्रेशर डालना कि यू हैव टू बिहेव गुड, आपने नो नहीं कहना, यस कहना है, या इंग्लिश बोलनी है या उर्दू बोलनी है, ये तसाई तमीज़, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए। लेकिन आजकल माँ बाप जो चीज़ करते हैं वो है प्रेशराइज करना अपने बच्चों को। तो ये जो प्रेशराइज आप करते हैं, ज़हनी दबाव का शिकार बच्चे होना शुरू हो जाते हैं और ये बात माँ बाप को रियलाइज़ नहीं होती। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, और डिटेल में बात करने के लिए डॉक्टर नुमान अहमद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है। आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नुमान, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सर कहिएगा, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी इस चीज़ का जिक्र किया कि आजकल जो बच्चों को सबसे ज़्यादा एक लफ्ज़ सिखाया जाता है ना वो है नो। बच्चा कोई भी काम करेगा नो, डोंट डू दिस, नो डोंट डू दैट। हम इस तरह की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं, बच्चों को तमीज़ सिखानी चाहिए। लेकिन मेरा टॉपिक या मेरा सब्जेक्ट जो है वो ये है कि हमने बहुत ज़्यादा बच्चे को हमने एक्सपेक्टेशन साइड बहुत ज़्यादा उससे कर ली कि आपको इस उम्र में सब कुछ सीख लेना है, बड़े होकर ये चीज़ें आपके साथ चलेंगी। क्या थोड़ा वैक्यूम, थोड़ी स्पेस देनी चाहिए बच्चों को शरारतें और गलत काम करने की भी, या बस सिखाएं? जी, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। अब इस इंट्रोडक्शन को अगर मैं एक लाइन में समराइज़ कर दूं तो जो अमूमन बच्चों के अंदर पनिशमेंट का रवाज है या हार्शनेस का रवाज आजकल कॉमन है, उसकी अंडरलाइंग रीज़न एक है, वो है जी डिज़ायर फॉर ओबीडियंस, कि बच्चा ओबीडियंट होना चाहिए, बात माने, ना करे। जिस तरह आपने कहा कि जी वेल बिहेव्ड हो, वेल मैनर्ड हो, वेल ग्रूम्ड हो, स्टडीज़ में अच्छा हो। और एक तरह से आजकल का जो माशरा है, जो सोसाइटी है, वो डिमांड भी यही करती है कि क्योंकि इतना कंपटीशन आ गया है तो उसकी वजह से अगर आप उस कंपटीशन के साथ नहीं रहेंगे तो जाहिर बात है वो कहीं ना कहीं लैग आना शुरू हो जाएगा। हमारा बच्चा बस परफेक्ट होना चाहिए, बस परफेक्ट के सारे देखे गए बच्चा हो तो ऐसा हो। एग्जैक्टली। अब है। इसी रीजंस की वजह से, या अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पेरेंट्स अमूमन इसी प्रेशर में आके या इसी स्ट्रेस में आके कई दफ़ा ना चाहते हुए भी बच्चों के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। वो प्रेशर्स अमूमन वर्बली भी होते हैं या कई दफ़ा फिजिकल पनिशमेंट्स की फॉर्म में भी होते हैं, जिनको हम अपनी ज़बान में या साइकाइट्रिक टर्म्स में कह देते हैं जी कॉर्पोरल पनिशमेंट्स हैं, कि जी उम्र बच्चों को कई दफ़ा थप्पड़ मार देना या किसी भी तरह का अग्रेसिव बिहेवियर उनकी तरफ शो कर देना। अब इस चीज़ के इम्पैक्ट्स पॉजिटिव नहीं होते, नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं बच्चों पे। अब नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो बच्चों का बिहेवियर के ऊपर भी आता है, इमोशनल साइड पे भी आता है, पर्सनैलिटी के ऊपर भी आता है, और फिर इवेंचुअली आगे चलकर ये कई दफ़ा साइकाइट्रिक इलनेसेस या सब्सटेंस यूज़ यानी नशावर चीज़ों के इस्तेमाल की तरफ भी बच्चों को ले जाता है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट शाया हुई थी 2021 के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी जो बच्चे 2 to 14 ईयर्स की एज के अंदर हैं, वर्ल्ड वाइड देयर इज़ अ परसेंटेज के जी 60% ऑफ देम आर अंडरगोइंग अब्यूज़ इन एनी फॉर्म। वो वर्बल फॉर्म में भी हो सकता है या फिज़िकल पनिशमेंट्स की सूरत में भी हो सकता है। अब डिपेंडिंग ऑन के जी वो पनिशमेंट कितनी सवेयर है, वर्बली है या फिज़िकली है, तो उसकी इंटेंसिटी डेवलप करती है बच्चों के अंदर किस किस तरह के मसाइल आएंगे और किस शिद्दत के साथ आएंगे। जिस तरह मैंने बात की कि जी बिहेवियरल जो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं बच्चों के अंदर, उनमें अमूमन वो चिड़चिड़ेपन से स्टार्ट होते हैं कि बच्चा चिड़चिड़ापन आ जाता है बच्चे की नेचर के अंदर। वो बात ना माने, हर बात का जवाब वो भी ना में हो जाता है, ज़िद्दी आना है। और एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको कहते हैं टेम्पर टेंट्रम्स। अब टेम्पर टेंट्रम्स अमूमन कहते हैं कि जी बच्चा छोटी छोटी बात पे रोना शुरू कर देगा, ज़मीन पे लोट पोट होएगा। एग्जैक्टली। अब ये चीज़ एक छोटी उम्र के बच्चे के अंदर तो नॉर्मल है, लेकिन बच्चा जब 5-6 साल की उम्र से ज़्यादा हो जाता है तो उसके अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उसको घर में इन्वायरमेंट या स्कूल में इन्वायरमेंट इस तरह का मिल रहा है जिसमें उसकी जो एक नेचुरल टेंडेंसी है ग्रो करने की, उसको सप्रेस किया जा रहा है किसी भी फॉर्म में, तो उसकी वजह से फिर ये रवैये उसके अंदर क्रीप इन करना शुरू कर देते हैं। अब स्टार्ट में तो ये सिर्फ कुछ अरसे के लिए होते हैं, लेकिन अगर इनको ना कंट्रोल किया जाए, ना मैनेज किया जाए, तो ये आगे चलकर कंडक्ट डिसऑर्डर्स बना लेते हैं। जिस तरह अक्सर हमने देखा होगा कि वो बच्चे वायलेंट बिहेवियर्स शो करना शुरू कर देते हैं, शुरू में अपने आप के मुतालिक, फिर दूसरे अपने बहन भाइयों के साथ, कई दफ़ा पेरेंट्स के साथ, फिर जानवरों के साथ। और फिर माँ बाप इस बात पे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। मुझे लगता है आप जो बातें कर रहे हैं ऑब्वियसली इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक साइंस हो चुकी है, अब उसको सीखना और उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। खैर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो हम बात कर रहे थे उस साइंस की जो कि वालिदैन को सीखने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी कॉम्प्लिकेशंस हम डिस्कस करते हैं प्रोग्राम में, उसका कतई तौर पर मकसद नहीं होता कि आपको डराना है कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, ऐसे कर ले, बट ऑल दो सॉल्यूशंस आर ऑल हियर। हमें उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। डॉक्टर नुमान, चूँकि हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि पेरेंट्स को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जब कोई बड़ा कोई गलत काम करता है तो हम कहते हैं कि ये बच्चों जैसी हरकत कर रहा है, लेकिन जब बच्चा गलत काम करता है तो हम कहते हैं यू ट्राई टू बिहेव लाइक, इसको सेंसिबल होना चाहिए। तो ये जो बच्चों से एक्सपेक्टेशंस माँ बाप ने, पेरेंट्स ने, हमने इतनी हाई कर ली है, ये बच्चों को कितना ज़हनी तौर पर बीमार कर देता है? जी, इसका बहुत बड़ा एक रोल है उस चीज़ के अंदर कि बच्चे का जो ट्रस्ट है आपके साथ वो डेवलप नहीं होता, कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है बच्चे का, और उसकी सेल्फ इस्टीम और ईगो बड़ी हद तक मुतासिर होती है। अक्सर कहा जाता है कि एक्सपेक्टेशन, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो बेस्ट जज है अपने बच्चे की एबिलिटी के। कुछ बच्चों में एबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, कुछ में उतनी एबिलिटीज़ नहीं होती। इसीलिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि एवरी चाइल्ड हैज़ अ डिफरेंट एबिलिटी या चाइल्ड विद डिफरेंट एबिलिटीज़। इशू ये होता है कि हम जब हर चीज़ को या हर किसी को एक ही स्टिक से, एक ही यार्ड स्टिक से मेजर करना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आता है कि जब एक बच्चा कोप ही नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर जितना प्रेशर डाला जाएगा वो प्रेशर के अंदर क्रम्बल कर जाएगा, बेयर नहीं कर सकेगा। एग्जैक्टली। वो इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल हम ऐसे देते हैं कि अगर एक पेरेंट के 2 बच्चे हैं और एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में और दूसरा ज़रा वीक है पढ़ने में, जो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में, हो सकता है उसको आप जब पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्योंकि हर चीज़ पहली दफ़ा में कर रहे हैं तो आप उनकी तरफ एक लविंग और केयरिंग एटीट्यूड रखें। लेकिन जो दूसरा बच्चा है जो उतना अच्छा नहीं है पढ़ने में, वो ज़रा सा अगर को फंबल करता है तो हम फ़ौरन गुस्से वाली कैफियत में आ जाते हैं या उसको डांट देते हैं। अब उस डांटने का इम्पैक्ट आपको फ़ौरन नज़र आता है उस बच्चे के ऊपर, उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है और वही चीज़ जो पहले वो आराम से याद कर रहा था, अब उसको याद करने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो ये तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ गया कि जो प्रेशर से रिलेटेड है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट से उसके ज़ाहिरी बात है इसी तरह के वो आपका एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप जब नहीं बनेगा बच्चे के साथ, तो ज़ाहिरी बात है अपने प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर नहीं करेगा। प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करेगा तो वो आप उनका सोल्यूशन ही निकलेगा, और जब सोल्यूशन ही निकलेगा तो हम इरिटेबल एज पेरेंट्स होते रहेंगे कि पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है बच्चे को, क्यों नहीं ये पढ़ पा रहा है, क्यों नहीं डायग्नोस नहीं कर पाते ना, कि वो प्रॉब्लम कॉज भी हमने की होती है। खैर हरमीत पाजी हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। जी पाजी। जी डॉक्टर साहब, हम आजकल के बच्चों को अगर हम देखें, एक तरफ तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। हमें याद है कि बचपन में हमें रूखी सूखी भी पकड़ा देते, हम खा ही लेते, लेकिन आजकल बच्चों को मायम देखते मिन्नतें करनी पड़ती हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो ये जो डिमांड हो गई है मोबाइल थमाने की,
ये कितनी नुकसानदेह। और दूसरी बात ये मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि बच्चे जो है, जो आपने अब फरमाया कि एक बच्चे के साथ हमारा रवैया जो है अलग होता है, दूसरे के साथ अलग होता है, कहीं ना कहीं हमें कुछ बच्चे ज़िद्दी बन के वो आ जाते हैं, तो फिर क्या मुस्तकबिल में भी ये जो ज़िद है, ये जो कुछ कट्टरपन है, ये इसी तरह फिर बरकरार रहता है, या कुछ इसको अगर सेट करना है, बचपन में ठीक करना है, तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार हो सकता है? बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है ये, ख़ास तौर पे आज के लिहाज से। जिस तरह आपने बात की कि हम स्टार्ट से ही एक रवैया है कि जी बच्चा रो रहा है, फ़ोन पकड़ा दें हाथ में, बच्चा खाना नहीं खा रहा, फ़ोन पकड़ा दें हाथ में। अब वो उससे शॉर्ट टर्म तो गेन अचीव हो जाता है आपका कि जी वो बच्चा खामोश भी हो जाएगा, खाना भी खा लेगा, काम भी कर लेगा। लेकिन वर्ल्ड वाइड रिसर्चेज ये शो करती हैं कि अगर किसी बच्चे का या इवन एडल्ट्स का 3 से 4 घंटे से ज़्यादा दिन का स्क्रीन टाइम है, तो उनके अंदर फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं लाइट एक्सपोजर टू द ब्रेन के साथ। ठीक है, वो जितना ज़्यादा होगा उसके चांसेस बढ़ते रहेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़ हमने ये देखना है, अक्सर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं अपने बच्चों को लेकर कि ये बहुत इरिटेबल है, बहुत गुस्सा करता है, बहुत चिड़चिड़ापन है, या ये बात नहीं मानते। जब डिटेल में प्रोब किया जाता है उस चीज़ को, तो हमें पता लगता है कि वो बच्चा वो रवैया अपने सराउंडिंग से अखज़ कर रहा है कि घर में जो है वो कोई ना कोई शख्स ऐसा है, या पेरेंट्स हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो वो वहाँ पर कोई ना कोई लोग इस तरह के हैं जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं या गुस्सा करते हैं। तो सबसे पहली रीज़न तो ये है, जिसको बहुत कॉमनली ओवरलुक कर दिया जाता है। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो स्कूल से रिलेटेड है, वो बुलिंग है कि एक बच्चा जब स्कूल जाता है और उसी की उम्र के बच्चे या उससे ज़्यादा फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बच्चे जब उसको बुली करते हैं, वो वर्बल फॉर्म में हो या फिज़िकल फॉर्म में हो, तो बच्चे के अंदर इरिटेबल बिहेवियर्स आ जाते हैं, और इस चीज़ को ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहा जाता है। वो बड़े सिंपली कि अगर हम जॉब्स कर रहे हैं तो हमारे बॉस ने अगर हमें डांट दिया तो हम घर आके किसी को डांटेंगे, वो आगे से किसी को डांटेगा, और वो आगे से किसी को डांटेगा। अच्छा, इसमें ये भी चीज़ ऐड कर लें, डांटने की आपने बात की, जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात भी की। अब ज़्यादातर बच्चों पे गुस्सा दूसरों का निकलता है। मतलब अगर आप जॉइंट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उस फैमिली में जहाँ पर सास का गुस्सा है, नंद का गुस्सा है, तो वो गुस्सा कहाँ पे निकलेगा? बच्चे पे। और बाजू को तो बच्चे को मारा इसलिए जा रहा होता है, मतलब कहते हैं ना पंजाबी में, किसी के सर चढ़ के मार रहे हैं तो बच्चे को मारा जा रहा होता है। क्या आपको लगता है कि मार से और डांट से बच्चे को वो चीज़ सिखाई जा सकती है, बताई जा सकती है, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं उसे कन्वे करने की? कतन नहीं। डांट से और मार से आप जो बिहेवियर अचीव करना चाह रहे होते हैं, एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट बिहेवियर अडॉप्ट कर लेता है बच्चा। उसमें डिफाइंस भी आ जाती है, उसमें एग्रेशन भी आ जाता है, उसमें वायलेंस भी आ जाती है। और ये देखा गया, बड़ी एक सिंपल सी चीज़ है कि आजकल जो रिसर्चेज हो रही हैं वो पनिशमेंट का तो बिल्कुल ही उन्होंने डिनाई कर दिया ना, कि ये तो बिहेवियर यूज़ ही नहीं करना चाहिए बच्चों के डिसिप्लिन करने के लिए। एक चीज़ जो कॉमनली यूज़ की जाती है उसको कहते हैं बिहेवियरल अडेप्टेशन या बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, कि बच्चों को 2 तरीके हैं उनको जो रवैया आप चाहते हैं वो सिखाने का। उसमें एक चीज़ है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दूसरी चीज़ है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि बच्चे ने काम अच्छा किया, आप उसको कोई चीज़ प्रॉमिस कर दें, उसको कोई टॉय ले दें, कोई चीज़ ले दें, उसकी पसंद की किसी जगह पर ले जाएं, ताकि उसका वो रवैया रीइंफोर्स हो जाए कि जी मैं कोई अच्छा काम करूँगा तो बदले में मुझे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। दूसरी चीज़ है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कि कई दफ़ा हमने देखा जहाँ पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं काम कर रही होती तो बच्चों का रवैया नहीं बेहतर हो रहा होता या वो पढ़ाई में नहीं अच्छे हो रहे होते, तो हम कहते हैं कि फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज़ कर लें। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि अगर एक डिज़ायर्ड बिहेवियर अचीव नहीं किया या एक डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला बच्चे की तरफ से, तो उसके कुछ नहीं, सख्ती नहीं, उसका कुछ पर्क्स विदड्रॉ कर लें। मसलन उसका गेम टाइम शॉर्ट कर दें, ठीक है, खेल का टाइम शॉर्ट कर दें, बाहर ले जाने का टाइम शॉर्ट कर दें। और हम क्या करते हैं? हम उल्ट काम करते हैं, हम पाबंदी लगा देते हैं। एग्जैक्टली, हम पाबंदी लगा देते हैं, हम गुस्सा करते हैं, और उसकी वजह से वो डिफायंस आ जाती है बच्चे के बिहेवियर में। अब तीसरा जो आपका क्वेश्चन का पार्ट था कि जी क्या आगे चलकर ये रवैया ठीक हो सकते हैं, तो साइकोलॉजिकली स्पीकिंग पर्सनैलिटी इंसान की अमूमन 18 से 20 साल की उम्र में बन जाती है, जिस तरह की भी है। अब साइकोलॉजिकली स्पीकिंग वो पर्सनैलिटी चेंज नहीं हो सकती 18-20 साल के बाद। माइनर ट्वीक्स एंड मॉडिफिकेशंस उनके अंदर किए जा सकते हैं, लेकिन वो भी बड़े रेयरली होते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन के जो सोचने के तरीके हैं और जो हमारी हैबिट्स हैं वो पक्की हो चुकी होती हैं। इसलिए वो अग्रेशन और वो गुस्सा, जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा कि जी अगर बच्चे में स्टार्ट से है तो वही रवैये उसकी नौजवानी के अंदर भी और जवानी के अंदर भी परसिस्ट करते हैं, और वो आगे चलकर एक और जनरेशन को ख़राब कर देते हैं। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो आपसे जानना चाहूँगा कि अगर देखा जाए, यानी हसास टाइम कौन सा होता है जिस पर माँ बाप को ज़्यादा फोकस करना चाहिए? जो आप पर्सनालिटी की बात करें, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा जो है एक अच्छी पर्सनालिटी उसकी हो, वो जो चाहते हैं वो
कुछ ना हो, पूरी कंप्लीट ना हो, लेकिन 90% कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसमें वो गुण हो, तो ऐसे में क्या हसास टाइम है, तब तक माँ बाप की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है? जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है वो एडोलेसेंस और टीन एजेस का टाइम है, क्योंकि एक चीज़ कही जाती है कि एडोलेसेंस और जो टीन एजेस है ना, जिस तरह लड़कपन जिसको हम कहते हैं कि जो 11 साल से बड़ी उम्र के बच्चे जब होना शुरू हो जाते हैं तो उनमें एक नेचुरली डिफाइंस आती है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस मांग रहे होते हैं और उस इंडिपेंडेंस के चक्कर में कई दफ़ा वो ऐसे रवैये या ऐसी चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं जो उनके नज़र में तो ठीक होती हैं क्योंकि एक्सपीरियंस कम होता है उनका, लेकिन जो पेरेंट्स हैं या उनके जो केयर टेकर्स हैं या गार्डियंस हैं उनकी नज़र में, क्योंकि उन्होंने देखा होता है, वो रवैये अच्छे नहीं होते। अब अक्सर जब वो क्लैशेस इस एज में जाके डेवलप होना शुरू होते हैं पेरेंट्स या गार्डियंस के बच्चों के दरमियान में, और यहाँ पर आके रिलेशनशिप ख़राब होना शुरू होता है। हम उस चीज़ को मैनेज करने के बजाय उस चीज़ को और हवा देते हैं, किस तरह के हार्श हो के, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा के, उनको मार के। अब इस उम्र की जो मारपीट है या जो पाबंदियाँ वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालती हैं बच्चे के ऊपर, क्योंकि वो फिर बदजन हो जाते हैं आपसे, उनके अंदर फिर एक नेचुरल बगावत आ जाती है। अच्छा सर, ये जो बगावत वाला आपने वर्ड यूज़ किया, ये एग्जैक्टली डिपेक्ट करता है आज की सिचुएशन को, कि आजकल बच्चे, चूँकि ये देखने में एक प्रैक्टिस है ना कि आजकल के माँ बाप भी अपने बच्चों से डरते हैं, बिकॉज या तो उनको थ्रेट करने के तरीके मुख्तलिफ हैं, बच्चा खाना नहीं खाता, या अगर हम 6 to 11 एज, इस एज ग्रुप की बात करें तो इस बच्चे को भी अब टीवी देख देख के, स्क्रीन टाइम देख देख के, सोशल मीडिया देख देख के इस बात का अंदाज़ा है कि मैंने रिएक्ट कैसे करना है। उस रिएक्शंस को टैकल करना ये भी एक ट्रिकी टास्क है वालिदैन के लिए, कि हाउ टू रिएक्ट, अगर एक बच्चे ने एक्शन किया तो उसका रिएक्शन क्या देना है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि कितना सोचना चाहिए वालिदैन को? एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कही जाती है वो ये है कि जो भी रिएक्टिव रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, वो सिचुएशन को काम डाउन नहीं करते बल्कि और बढ़ावा दे देते हैं, ट्रिगर करते हैं। बड़ी सिंपल सी मिसाल इसकी ऐसी है कि अगर आप रोड पर जा रहे हैं और आपकी गाड़ी लग गई, आप भी बाहर निकल आए, दूसरा बंदा भी बाहर निकल आया, अब आपने एक बात की, उसने एक बात की और ये बैक एंड फोर्थ स्टार्ट हो गया, तो ये रिएक्शनरी बिहेवियर है। तो रिएक्शनरी बिहेवियर नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं एक बिहेवियर लॉजिकल अडॉप्ट करना चाहिए। अब उसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इमोशनल रिस्पॉन्स को पहले कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर लॉजिक किक इन करती है। अमूमन आपकी अगर बात किसी ने नहीं मानी या कोई आपके साथ बहस करना शुरू हो गया, वो बच्चा है या बड़ा है या कोई भी है, तो पहला रिस्पॉन्स हमारे अंदर इरिटेबिलिटी का आता है, गुस्से का आता है। अब अगर हम उस इमोशनल रिस्पॉन्स के अंदर रिएक्ट कर जाएंगे तो हम गुस्सा ही करेंगे, या वो वर्बल फॉर्म में होगा या फिजिकल फॉर्म में होगा। बड़ा ज़रूरी है कि उस इमोशनल रिस्पॉन्स को पहले टैकल किया जाए। वो कैसे कर सकते हैं? उसका बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि एक स्टेप बैक ले लें, कि उस टाइम पे रिस्पॉन्ड ना करें, अपनी जगह चेंज कर लें, 2-3 लंबे गहरे सांस ले लें, एक पानी का ग्लास पी लें, ताकि आप पहले खुद काम डाउन हो जाएं, उसके बाद उस चीज़ को टेकअप कर लें। एक्शन का रिएक्शन कभी फौरी नहीं देना चाहिए। एग्जैक्टली, अगर आप उस वक्त सिचुएशन कंट्रोल करना चाहते हैं। और बच्चों के लिए तो बड़ा कॉमनली एक चीज़ यूज़ की जाती है कि अगर बच्चे ने कोई गलत हरकत कर भी दिया ना, तो बजाय इसके कि उसी वक्त और सबके सामने उसको डांटने की, उस रवैये को नोट डाउन कर लें, और जब किसी ऐसे टाइम पे कि जब बच्चा भी काम डाउन हो और आप भी काम डाउन हो, अकेले बिठा के उसको समझा दें, ताकि उसकी फॉल आउट ना आए उसका फिर, क्योंकि वो ज़ाहिरी बात है जब आपने किसी के सामने बात कर दी तो ह्यूमिलिएशन भी होगी, उसकी इंटेग्रिटी को भी डिस्टर्ब कर दिया। उसके इस मामले में बहुत सेंसिटिव है, मुझे सबके सामने क्यों डांटे? एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि वो जिस तरह हमें अगर बॉस 4 लोगों के सामने डांट देगा तो उसका इम्पैक्ट और आएगा, और अगर वो अकेले में बात करेंगे तो उसका इम्पैक्ट और आएगा। बच्चे भी इसी तरह। और दूसरी जो आपने खुद बात की कि क्योंकि सोशल मीडिया से या टीवी के यूज़ से या मोबाइल फ़ोन के यूज़ से बच्चे अर्ली मैच्योरिटी की तरफ आ चुके हैं आजकल, ठीक है, और उस चीज़ को बड़ा कामली और कंपोज होकर टैकल करना चाहिए ताकि रवैये ना ख़राब हो उनके। ठीक है डॉक्टर नुमान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। बड़ी अच्छी और प्रोडक्टिव डिस्कशन रही आपसे इस हवाले से। लेकिन मार नहीं प्यार, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जब से चलता आ रहा है और आज के दिन तक इससे बेहतर कोई फॉर्मूला है नहीं। इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। आई नो कि सिचुएशन बाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन एक वाहिद चीज़ है जिससे आप किसी भी वक्त बच्चे को कन्विंस कर सकते हैं। अगर आप प्यार से समझाएंगे तो यकीन वो ज़रूर समझेगा। अब हमने लेनी है आपसे इजाज़त। कल नए टॉपिक, नए इशूज़ के साथ हम दोबारा से हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और चूँकि रमज़ान का महीना है तो इर्द गिर्द देखें जिन्हें आपकी ज़रूरत है उनका भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।